महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा कैंसर होने चांसेस? ज़्यादातर कैंसर पता है क्यों होता है? जब हम लोगों को देखकर जलते हैं, जब लेडी घर में पिट रही होती है और बताती नहीं है किसी को, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती, या तो सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होती, प्लस वो बता भी नहीं पाती क्या है। बदलती लाइफस्टाइल जैसे देर से शादी करना, बच्चों को दूध ना पिलाना, प्रोसेस्ड फूड लेना, क्या इन सब ने ब्रेस्ट कैंसर और घर घर की बीमारी बनाया? अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो अपने बच्चे को, आपको कैंसर का खतरा ऑलमोस्ट मिनिमल हो जाता है। महिलाओं में किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा कैंसर केसेस आते हैं? 30 इज द न्यू 60। कैंसर के इलाज के बाद क्या महिलाओं की सेक्सुअल लाइफ पर असर पड़ता है? हम यहाँ पर डर बिठा लेते हैं। हस्बैंड कतराते हैं? ब्रेस्ट इम्प्लांट का फैशन बन गया है, क्या ये शरीर के अंदर जाकर कैंसर को ट्रिगर कर सकते हैं? वो इम्प्लांट्स जब लेते हैं तो इट बिकम्स रियली हैवी टुवर्ड्स ग्रेविटी, सो इमेजिन कहीं ना कहीं तो इट इज कॉजिंग दैट डिस्ट्रप्शन। क्या ओरल सेक्स से होने वाला HPV वायरस गले के कैंसर का बड़ा कारण है? तो यस, ओरल कैंसर का रिस्क कहीं ज्यादा, और इनफैक्ट थ्रोट कैंसर, फेरेंजियल कैंसर, लैरिंग्स कैंसर, उसका रिस्क भी कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। रात को ब्रा नहीं पहनना चाहिए महिलाओं में, इस अच्छे से भी कैंसर होता है? सोते समय पुरुषों में यू शुड नॉट वेयर अंडरवियर्स बिफोर व्हाइल गोइंग टू स्लीप। लाइकवाइज लेडीज में ब्रा नहीं पहन के सोना चाहिए। और दूसरा, अगर हो सके लाइफस्टाइल में से वायर्ड ब्राज रिमूव कर देना चाहिए। किसी महिला को ब्रेस्ट में गांठ महसूस हो रही हो तो महिला कैसे पता करे कि ये पीरियड्स की सूजन है या वाकई खतरे घंटी? घर में सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें? क्या पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। कैसे? कई पुरुष होते हैं जिनके चेस्ट बड़े लूज होते हैं, गायनेकोमेस्टिया जिसे बोलते हैं। हाँ। तो जिसमें ऑलमोस्ट एक फीमेल ब्रेस्ट की तरह वो होता है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा कॉमन है। क्या बार बार होने वाला वेजाइनल इन्फेक्शन या डिस्चार्ज सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम है? 3 चीजें आपको नोटिस करनी है। पहला, कलर। दूसरा, कोई ओडर, कोई स्मेल तो नहीं आ रही। तीसरा, फ्लो तो ज्यादा नहीं हो रहा है। बर्थ कंट्रोल पिल्स का लंबे समय तक सेवन करना लड़कियों महिलाओं में कैंसर की वजह हो सकता है? इज नॉट गुड। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं? अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। IVF बहुत कॉमन हो गया है। क्या बार बार अंडा बनाने वाले इंजेक्शन लेने से ओवरीज पर बुरा असर पड़ता है और कैंसर का खतरा बढ़ता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। वेजाइनल टाइटनिंग की उनकी क्रीम्स आती हैं, जेल बहुत वायरल होते हैं, ये क्विक फिक्स तरीके हैं, क्या ये सब भी महिलाओं में कैंसर बढ़ने की वजह हो सकते हैं? विजाइनल टाइटनिंग नेचुरल फॉर्म से या केमिकल से? केमिकल के थ्रू, क्रीम्स के थ्रू। आंसर मिल गया। एक नई थ्योरी सर आई थी कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। अगर आप सिर्फ बैठे रहते हैं तो इससे कैंसर कई गुना खतरा बढ़ जाता है। अगर आप 2 घंटे से 4 घंटे बैठे हुए हो, 1 पैकेट जितना सिगरेट का जो डैमेज होता है शरीर में, वो आपने कर लिया। क्या पोर्नोग्राफी और इंटीमेट टॉयज का बढ़ता चलन महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन और आगे चलकर कैंसर की वजह हो सकता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शुभांकर के पास अगर आए और वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना पूछे तो ऐसा हो नहीं सकता। म्यूजिक से कैंसर हीलिंग होती है? म्यूजिक वो थेरेपी है जो आपके सारे इमोशन को हील करती है। शुभांकर मिश्रा एंड डॉक्टर तरंग कृष्णा और कैंसर हीलर सेंटर का ये प्रण रहेगा, 33 जिंदगियों को उसका हाथ थामेगी, उसका हाथ नहीं छोड़ेगी, और उसको कभी ये नहीं बोलना पड़ेगा कि आपको पैसे देने, आपको फीस देनी। क्या आप जानते हैं कि एक भारतीय महिला के लिए कैंसर से भी बड़ी बीमारी लोकलाज और शर्म है? क्योंकि भारत में अक्सर दवाइयों से पहले खामोशी या कहें कि वो रूढ़वादिता जो है वो जान ले लेती है। और इसीलिए आज ये जो पॉडकास्ट हम करने वाले हैं ये हमारे देश की नारी शक्ति को डेडिकेटेड है। ये पॉडकास्ट महिलाओं को लेकर वो सारे सवाल पूछेगा, उस खामोशी को तोड़ेगा जो हमारे घरों की नींव यानी हमारी महिलाओं को अंदर से खोखला कर रही है। आज बात सिर्फ शरीर में पनप रही किसी गांठ या ट्यूमर की नहीं होगी, आज बात उस मां, उस पत्नी की होगी जो अपनों के भविष्य के लिए डरती है। इसीलिए आज सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, ये किसी की जान बचाने वाली क्रांति है। और इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि अपने घर में महिलाओं से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप पुरुष हैं तो आप भी देखिएगा, क्योंकि ये महिलाएं ही हैं जो आपके घर को मजबूती से जोड़ कर रखती हैं। इसलिए पुरुष, महिला, बच्चे देखिए, समझिए, सुनिए और ध्यान रखिए। डॉक्टर तरंग कृष्णा हमारे साथ हैं। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया। कैसे आप शुभांकर? बहुत बहुत सही हम हैं। लेकिन आज का पॉडकास्ट हमने महिलाओं को लेकर रखा है, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी, हमारे घर की माँ, हमारी बहनें, ये वो होती हैं जो निस्वार्थ भाव से सबके लिए करती रहती हैं। बिल्कुल। खाना बनाएंगी, खिलाएंगी, हम खा लेंगे, चले जाएंगे।
लेकिन उनके बारे में कोई ध्यान नहीं देता और कई बार वो भी अपने बारे में ध्यान नहीं देती हैं। इसलिए हमें लगा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को महिलाओं के नज़रिए से देखा जाए और उनके जीवन बचाने के लिए हमसे आपसे कम से कम सवालों के जरिए जो हो सकता है वो किया जाए। बताएं जी। पहला सवाल तो यही है कि अक्सर महिलाएं घर के सदस्य की हर बीमारी पर अस्पताल भागती हैं, लेकिन वो अपनी छोटी सी गांठ को छिपा लेती हैं। क्या अपनों की चिंता महिलाओं के लिए सबसे बड़ा कैंसर है? सबसे ज़्यादा केयरलेस होती है महिलाएं शुभंकर, अपना ख्याल कभी नहीं रखती। एक परिवार का स्तंभ होती है, पूरा पिलर। अगर एक घर पूरे पिलर पे बनना है तो वो सारे पिलर, वो लेडीज़ हैं, वो फीमेल्स हैं, वो वाइफ, वो माँ, जो पूरा अपना केयरलेसनेस होकर अपने पति का ख्याल रखती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अपने माँ बाप का ख्याल रखती है, अपने माँ बाप का जिसको वो छोड़ कर आई है मायके, उसका ख्याल रखती है और अपना नहीं रख पाती। अब उसको कोई भी एक गांठ आती है, अगर एक सपोज मान के चलिए कि उसको पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं और 5 दिन की बजाय 10 दिन तक माहवारी उसकी चल रही है, नज़रअंदाज कर देगी। ब्रेस्ट में एक छोटी सी लंप आ गया, नज़रअंदाज कर देगी। बताने में डरेंगी कि अरे मैंने बता दिया तो घर में परेशानी हो जाएगी, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, और केयरलेसनेस होती है। और वो केयरलेसनेस धीरे धीरे करके वहीं से ही बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। क्या ब्रेस्ट या पीरियड्स, जिसे हम आज भी भारतीय समाज में शर्म के तौर पर देखते हैं, उसका जिक्र करने को, वो शर्म ही हजारों महिलाओं की जान ले रहा है हर साल? बिल्कुल। अगर कोई भी महिला अपनी चीज़ें नहीं बता रही, जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो भी चीज़ परेशान कर रही है, वो सोचती है बेटा ऑफिस जा रहा है, थका रहा आएगा, रात में आके उसको खाना सर्व करेंगे, क्यों उसको बताना, क्यों परेशान करना, घर में बहू है वो अपने कामों में बिजी है, क्यों बताना। या फिर अपने हस्बैंड को भी, पार्टनर को भी बताने में शर्म आती है कि कैसे बताऊँ मैं, नहीं तो अननेसली परेशान हो जाएंगे। वो जो झिझक है ना, वो झिझक प्रॉब्लम करती है। और ये प्रॉब्लम है कि अगर उनको कोई भी ब्रेस्ट में लंप आया, या फिर इरेगुलर पीरियड्स हुए, या फिर इतने रेगुलर हुए कि बंद ही नहीं हो रहे, मतलब इट इज़ गोइंग फॉर 10 days 15 days और 10 से 15 दिन तक चले आ रहे हैं, उसको अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हो, मतलब ये बड़ी बीमारी होने का सिग्नल है, और सिग्नल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई भी, हर कैंसर जैसी बीमारी या कोई भी बीमारी हमेशा दस्तक देती है, हमेशा एक सिम्टम देती है। प्रॉब्लम यह है कि हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और तब वो कैंसर मेजरली जब देखा गया है तो वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में डायग्नोज होता है। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस हैं? ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस है। और इनफैक्ट अभी ये देखा गया है, अगर सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग कैंसर अगर आप देखो तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर, यानी बच्चेदानी का कैंसर और छाती का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग है अक्रॉस इंडिया। नंबर 1 कैंसर पूरे इंडिया में अगर कोई है तो वो सर्वाइकल कैंसर है, और नंबर 2 अगर कैंसर है तो वो ब्रेस्ट कैंसर है, पैन इंडिया। ओके। महिलाओं में कैंसर के वो कौन से सिम्टम हैं जिन्हें शुरुआती दौर पर नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है? अगर ब्रेस्ट में कोई लंप है, जिसको जनरली सोचते हैं कि अरे पीरियड्स के टाइम पे हैवीनेस हो रही है, हो सकता है कोई लंप आ गया होगा, या हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं तो कोई ना कोई लंप आ गया होगा, दैट इज़ डेंजरस। उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप जाकर मेमोग्राम कराओ, आप जाके अल्ट्रासाउंड कराओ एंड गेट इट टेस्टेड। दूसरा, अगर हर महीने पीरियड्स आ रहे हैं, वो पीरियड्स इरेगुलर नहीं है, पहला पेन हो रहा है, डिस्चार्जेस हो रहे हैं, या फिर वो पीरियड रेगुलर ड्यूरेशन में हर बार चेंज हो जा रहे हैं। जैसे अगर हर महीने की 10 तारीख को आना है तो 10 तारीख को ना आकर कभी वो 5 को आ गया, कभी 15 को आ गया, कभी या तो डिले हो गया या पहले आ गया। अगर ये सारी चीज़ें हो रही ना, तो कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर। मतलब अगर कोई चीज़ लगातार आपको इरिटेट कर रही है, मतलब उसका टाइम फिक्स नहीं है, उसको अनयूजुअल है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है वो अनयूजुअल है, या फिर बार बार पेन हो रहा है वो इरेगुलर है, कोई अगर पेन हो रहा है वो पेन अनबेरेबल है, और आपको लग रहा है कि अरे हो सकता है कि पीरियड्स इरेगुलर हुए हैं, या फिर कोई हार्मोन्स की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से वो पेन हो गया होगा, अगर आपने उसको नज़रअंदाज किया, दैट कैन बी डेंजरस फॉर योर बॉडी। नज़रअंदाज मत करिए कुछ भी चीज़ छोटी सी। हमेशा बॉडी एक अलार्म, एक सिग्नल देता है, उस अलार्म को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप हजारों महिलाओं के कैंसर ट्रीटमेंट का हिस्सा रहे हैं जी। क्या पैसा, आर्थिक तंगी, ट्रीटमेंट का खर्च या परिवार पर बोझ बन जाने का डर भी होता है महिलाओं में, जो झिझक कारण बनता है? हिचकिचाहट, केवल क्योंकि शुरू से ही एक हमारे भारत में, पूरे भारत में महिलाओं को अभी भी, हम क्यों बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की? क्या ज़रूरत है विमेन एम्पावरमेंट? हम कभी मैन एम्पावरमेंट नहीं बात करते। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ये बोलते हैं कि विमेन एक लोअर
वो सेम लेवल नहीं होता जो पुरुषों का होता है। तो हमने पहले ही उसको एक नीचे पेडेस्टल पे डाल दिया। अब जब वो नीचे पेडेस्टल पे डाल दिया, आज भी जो मॉडर्न महिलाएं हैं या फिर कई गांव में भी जो महिलाएं हैं, वो कुछ एक ही लिमिटेड हैं जो पुरुषों के मुकाबले एक बैलेंस में, एक लेवल पे आके खड़ी होती हैं। जबकि ये तो शुरू से ही है ना, पुरुष और महिला में कभी भी कोई डिफरेंस होना नहीं चाहिए, बट शुरू से उसको दबा के रखा गया है। और वो ट्रेडिशन जो चला आ रहा है, उसकी वजह से वो कभी भी अपनी बातों को हिचकिचाहट में नहीं बता पाती। क्यों? क्योंकि उसको अगर बताएगी तो पहला घर में रोना पीटना शुरू होगा, टेंशन होगी, उसको लगेगा कि अरे इस चीज़ को अगर टाल सके तो बेटर होगा। कितनी बार ऐसा होता है कि माँ खुद भूखा रहती है बट बच्चे के आने का वेट करती है कि वो जब आएगा तब वो खाना खिलाएंगी और फिर उसके बाद वो खाना खाएगी। वो कभी फॉलो नहीं करती। आप कितनी बार देख लेना, प्लेन डगमगाएगा, इवन एयर होस्टेस ने बोला होगा कि हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएंगे, पहले अपना मास्क पहनो फिर बच्चे का मास्क पहनाओ। बट माँ कभी भी ये फॉलो नहीं करेगी, पहले बच्चे को पहनाएगी फिर खुद पहनेगी। दैट्स अ प्रॉब्लम, और यही गलत है। अगर वो अपना मास्क पहले पहने या कि अपना ध्यान पहले रखे और उसको ये समझ में आ जाए कि वो अगर अपना ध्यान रखेगी तो पूरा घर अपने आप ही अच्छा चलेगा, बट कोई ध्यान नहीं देता। महिलाओं में किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कैंसर केसेस आते हैं? 30 इज द न्यू 60। आजकल 30 साल में कैंसर जितनी तेजी से फैल रहा है, जो पहले 10 साल पहले 60 साल में फैलता था, और इस समय 30 साल की महिलाओं को कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरे पास आए दिन अगर मैं जितने भी मरीज देख रहा हूँ, उसमें से 10% पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बिल्कुल यंग हैं, जो पहले नेग्लिजिबल होते थे। रेदर आई वुड से इस समय 40% केसेस ऐसे हैं जो 30 साल के आसपास हैं, 30, 40, 50, जो कि पहले 60 ईयर्स प्लस आते थे। और जो पुराने जो मतलब जो सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं, जो 75 साल में 70 साल में डायग्नोज हो रहा है, कई लेडीज़ को 90 साल में डायग्नोज हो रहा है, वो है कि जब मैं उनसे हिस्ट्री पूछता हूँ तो वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड स्मोक करते थे। पुराने ज़माने में स्मोकिंग फ्लाइट्स में भी अलाउड थी। पुराने ज़माने में फ़्लाइट में या फिर जो पुरुष होते थे वो वहीं पर ही हुक्का गुड़गुड़ाते थे और वाइफ बगल में बैठी होती थी, वो हुक्का नहीं पीती थी, या फिर अगर वो हुक्का पीती भी थी तो भी रूटीन में चलता था, वो नेचुरल था। तो वो गड़बड़ है। और वो फिर आज क्योंकि कुछ भी चीज़ प्योर नहीं है, कैंसर का रिस्क उतना ही ज़्यादा बढ़ गया है और कैंसर डायग्नोज उतना ज़्यादा बढ़ गया है। पहले 60 साल में कैंसर होता था, अब महिलाओं में 30 साल में हो रहा है। इसके पीछे बड़े सिम्टम्स क्या हैं? क्या बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से कैंसर अब आधी उम्र में हो जा रहा है महिलाओं को? कुछ भी प्योर नहीं है शुभांकर, कुछ भी प्योर नहीं है। जो दूध आप पी रहे हो वो प्योर नहीं है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा लगा के गाय को दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल यूरिया डाल के दिया जा रहा है। बिहार में एम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर महेश, उन्होंने एक स्टडी करी, और डॉक्टर अशोक कुमार जी ने, उन्होंने स्टडी करी और उन्होंने ये देखा कि बिहार में जब ब्रेस्ट मिल्क का सैंपल लिया गया, 40 ब्रेस्ट मिल्क का सैंपल लिया गया और 40 के 40 में यूरेनियम पाया गया ब्रेस्ट मिल्क में। इमेजिन। तो अगर आप देखना, गूगल करना, तो गूगल में लाइन से स्टडी आ जाएगी, एम्स की स्टडी है और हेड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर अशोक कुमार, उनकी स्टडी है। और उसमें जब उन्होंने 40 सैंपल लिए ब्रेस्ट मिल्क के, 40 के 40 में ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम था। तो सोचो आगे आने वाली जनरेशन में तो यूरेनियम जा रहा है, और वो लेडी जो खुद एब्जॉर्ब करके बैठी है, और वो यूरेनियम आया कहाँ से? अंडरग्राउंड वाटर से। तो कुछ भी प्योर नहीं है। पानी अगर प्योर नहीं है, हवा प्योर नहीं है, पॉल्यूशन में सब लोग जी रहे हैं, जितने पेस्टिसाइड्स, आप जितनी सब्जियां हैं, अगर आप उसको कितना भी धो लो, आप कुछ लेयर्स हैं जो पेस्टिसाइड नहीं खत्म कर सकते। दिल्ली में, बॉम्बे में ट्रेंड चल गया है ऑर्गेनिक खाना खाने का, ऑर्गेनिक सब्जियों का, ऑर्गेनिक फलों का, बट उन्हें शायद ये नहीं पता पोमेग्रेनेट यानी अनार, पीच, आड़ू और स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी, इनके आउटर लेयर में आप चाहे जितना भी इसको भिगो के रख लो, उसके आउटर लेयर से आप पेस्टिसाइड को नहीं हटा सकते। सो ऑर्गेनिक होते हुए भी उसमें जो केमिकल होता है, उस रेसिड्यू को आप हटा ही नहीं सकते, एंड नन ऑफ देम इज ऑर्गेनिक। बट प्रॉब्लम यह है, इंडिया में कुछ पूछता नहीं है। इवन जो फास्ट फैशन भी आ रहा है, जिसमें आप स्वेट शर्ट्स पहन रहे हो और जिम जा रहे हो और वर्कआउट कर रहे हो, फास्ट फैशन में मेरा एक फ्रेंड था, एंड रेदर आई वुड से मेरा एक फ्रेंड है, और उसकी प्रोडक्शन होती है कपड़ों की। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है शुभंकर। तो उसका प्रोडक्शन होता है, वो ऐसे आया और मिला, बोलते हैं क्यों परेशान है यार, ट्रंप ने टैरिफ का ये कर दिया, सब है, सारा का सारा स्टॉक हमारे पास वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो क्यों प्रॉब्लम क्या हो रही है, इंडिया में सप्लाई कर दे। बोलते नहीं, इंडिया में तो वो जो स्टॉक जाता है वो हमारा इंडिया में सप्लाई नहीं होता, जो यूएस और यूरोप में जाता है। मैं कहा क्यों? बोलते यूएस एंड यूरोप में कुछ केमिकल्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते।
मैंने और पूछा मतलब क्या? बोलते कुछ एजोडाइज होते हैं और PFAs होते हैं, अगर वो वहाँ पर चला जाएगा तो यूरोप में और US में वो रिजेक्ट हो जाएगा माल। मैं कहा फिर इंडिया में? बोलते इंडिया में हाँ जूडियो है, बिग बाज़ार है, स्टैंडर्ड चार्ट वो स्टैंडर्ड मैक्स है, या ये सब में इन सब में चल जाता है। मैं कहा अच्छा, जो US और यूरोप में रिजेक्ट हो जाता है वो यहाँ चल जाता है? तो हाँ, वो कुछ केमिकल्स यहाँ पर चल जाते हैं, वो कोई चेक नहीं करते यहाँ। इमेजिन फास्ट फैशन, अभी हम फास्ट फूड से परेशान थे, अब फास्ट फैशन, स्वेट शर्ट पहनिए, जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बट वही स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, सारे स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना। आप स्वेट कर रहे हो और वही फास्ट फैशन में जो एजोडाई डाला आपने केमिकल, स्वेट शर्ट में, टी-शर्ट्स में, कपड़ों में, शर्ट्स में, वो सारा एब्जॉर्ब हुआ ना स्वेट के थ्रू। फिर वो धीरे 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 वो जो माँ के ब्रेस्ट मिल्क में जब यूरेनियम निकल रहा है, तो इमेजिन हमारी स्किन के अंदर अगर कोई केमिकल की स्टडी हो, कितने सारे कार्सिनोजेन निकलेंगे, हम चेक ही नहीं करते। इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, कोई सुनता नहीं है। हमारी एक लापरवाही चल रही है, वो रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि जब कैंसर एक महामारी बन जाएगा ना, तब जागेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जाग जाओ अभी, बजाय इसके कि बहुत लेट हो जाए। और इस समय आगे आने वाले टाइम पे हर 7 में से 1 को कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, बट लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, आई एम डूइंग अवेयरनेस, और फिर बाद में आता है कि ये डॉक्टर डराता है। मैं क्या करूँ? अगर आप डरना चाहते हो, आप डर रहे हो बिकॉज आप गलत हो। मैं आपको केवल आगाह कर रहा हूँ, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। एंड थ्रू योर पॉडकास्ट शुभांकर, हमने जब वो ब्रेड वाला किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई जब मेरे पास लाइन से हज़ारों DMs आए, डॉक्टर साहब हमने ब्रेड खानी छोड़ दी, हमें ब्रेड खानी छोड़ दी। एंड थैंक्स टू यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। एटलीस्ट लोगों को अवेयरनेस हुई, एंड जेन्युइनली ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट हम कुछ नहीं तो सोचा था हमने करोड़ों लोगों को हेल्प करेंगे, बट सर 1000 लोगों ने तो छोड़ा। बाकी छोड़ो, मैंने छोड़ दिया ब्रेड खाना। सो दिस इज, मैं ब्रेड का रेगुलर कंज्यूमर रहा हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लगता है ब्रेड खाना, लगता था, हाँ, चाहे वो चाय के साथ हो, या बचपन से मैं कंज्यूम करता था दूध के साथ भी, कि अगर रात को खाना खाने का मन नहीं तो ब्रेड लिया, उसको हल्का सा स्क्वीज किया दूध पिला के, एंड मेरे को बड़ी अच्छी मलाई सी फीलिंग देता। आई हैव लेफ्ट इट, थैंक्स टू। मुझे जहन में आ गया अगर रोटी में 4 दिन नहीं खा सकता तो मैं ब्रेड कैसे खा सकता हूँ, और वो तो 10 दिन चलते हैं। बट अगर मैं किसी समझदार इंसान के लिए सवाल पूछूं तो एक महिलाओं को कितने दिनों में टेस्ट कराना चाहिए ताकि उन्हें समझ में आए कि वो कैंसर की गांठ या कैंसर के सिम्टम से बची हुई हैं? 30 साल के ऊपर साल में 1 बार, 60 साल के ऊपर साल में 2 बार आपको टेस्ट कराना ही कराना है। कौन कौन से टेस्ट? पैप स्मीयर फॉर सर्वाइकल कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर, मैमोग्राम्स, या फिर अगर लगता है कि मैमोग्राम पेनफुल है तो अल्ट्रासाउंड बोथ ब्रेस्ट वो कराना चाहिए, जस्ट टू बी इंश्योर्ड कि कोई ब्रेस्ट में गांठ तो नहीं है। और फिर बाकी ब्लड टेस्ट, अगर आप हमारे पुराने वीडियोस भी देखोगे, लाइन से मैंने ब्लड टेस्ट बताए हुए हैं, जिसमें 2 ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। CA-125 जो ओवेरियन कैंसर के लिए, CA-15.3 जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए है, और CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो इन जनरल है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी कोई लेडी बीमार पड़ती है, तो जब भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है ना, शुभांकर, दिस इज समथिंग विच आई रियली वांट टू चेंज, तो डॉक्टर्स ना बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक लिख देते हैं। गांव के गांव में चले जाओ, शहर के शहर चले जाओ, हर डॉक्टर का, मेजरली आई वोंट से हर डॉक्टर का, बट 80% डॉक्टर का यही एक सिंपल वो है कि अरे यार जल्दी से ठीक करो और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दो, बिना ये वेरीफाई किए कि भाई एक सिंपल टेस्ट करा लो, जस्ट टू एंश्योर कि क्या परेशानी है। और उनसे एक, हर डॉक्टर अगर एक अपने मरीज से एक सवाल पूछना शुरू कर दे, आपने लास्ट ब्लड टेस्ट कब कराया था, वो बोले कि 6 महीने पहले, तो ठीक है मत कराइए। बट अगर 1 साल 2 साल पहले कराया था तो एक ब्लड टेस्ट लिख दे। इसी बहाने एक एक्सीडेंटल डायग्नोसिस हो जाएगा, गॉड फॉरबिड कि अगर कैंसर डायग्नोज होना है समय रहते पता चल जाएगा, और अगर नहीं है तो एटलीस्ट आप एक सेफ जोन में आ गए, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट लोग इग्नोरेंस को समझते हैं कि वो जैसे सिगरेट का पैकेट में दिख रहा है कि ये चेहरा होने वाला है भयानक, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो इसे अपनी लाइफ के साथ लेते हैं। अगर कोई महिला कैंसर का टेस्ट करवाती है और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो अगले 24 घंटे में खुद को और अपने परिवार को बिखरने से बचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? जितना रोना है उस दिन रो लो, और उसके बाद अगले दिन सुबह कागज पेन से लेकर बैठ जाओ, लिखो क्या करना है। डायग्नोज हुआ है,
पहले सबसे पहले सीधे सर्जरी कराने मत भागो। एक सिंपल टेस्ट होता है, आई वोंट से सिंपल, बट एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं PET स्कैन, पेट स्कैन। सबसे पहले ये कराना, सर्जरी कराने से पहले भी। अगर आपको FNAC में, बायोप्सी में या कैसे भी डायग्नोज हुआ है, बिफोर एनालाइजिंग योर एंटायर बॉडी आप कोई सर्जरी मत कराना। लोग ये लापरवाही करते हैं और सीधे ब्रेस्ट में डायग्नोज हुआ, बिना वेरीफाई किए, बिना चेक किए कि कहीं वो बीमारी लिवर में, लंग्स में, बोन्स में, ब्रेन में तो नहीं फैल गई, वो बिना वेरीफाई किए सीधे सर्जरी कराते हैं। और जब सर्जरी कराने के बाद देखते हैं अरे ये तो लिवर में ऑलरेडी आया हुआ था, सर्जरी गलत हो गई। अब फिर डिसाइड करते हैं कि लिवर के लिए हम दूसरा टेस्ट करेंगे या दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे। आपने पहले क्यों नहीं पेट स्कैन कराया? पहले क्यों नहीं आपने इवैल्यूएट किया? फर्स्ट गेट योर एंटायर स्कैन्स डन, सी कि बीमारी कहाँ कहाँ पर फैली है। अगर लोकलाइज्ड है उसका लाइन ऑफ एक्शन अलग होता है, अगर बीमारी फैली हुई है तो उसका लाइन ऑफ एक्शन अलग होता है। बट उसको लापरवाही में, जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। टेक अ फर्स्ट ओपिनियन, उसके बाद टेक अ सेकेंड ओपिनियन, टेक इवन अ थर्ड ओपिनियन, तब डिसीजन लो। और फिर सुबह सुबह उठकर कागज पेंसिल लेकर बैठ जाओ, क्या करना है, कैसे करना है। सर्जरी ऑप्शन है, रेडिएशन ऑप्शन है, कीमो ऑप्शन है, इम्यूनोथेरेपी ऑप्शन है, टारगेट थेरेपी ऑप्शन है, या फिर एक ऑल्टरनेटिव इम्यूनोथेरेपी कैम्प बेस्ड भी ऑप्शन है। डिसाइड, सबके प्रोज एंड कॉन्स लिखो, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, डिसाइड करके एंड गो एंड स्पीक टू योर डॉक्टर। जैसे आप ये पेपर लेकर बैठे हो ना, सारा ऐसे सवाल लेकर जर्नलिस्ट बन जाओ, पूछो डॉक्टर से ये करूं तो क्या होगा। गूगल मत करना, चैट GPT मत करना, ये मत करना। खुद सोचो, आप समझदार हो, आपकी फैमिली समझदार है, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जस्ट गो देयर एंड टॉक। प्रॉब्लम ये है, लोग डर के जो डॉक्टर कहता है वो सेम कर देते हैं। हाँ ये करा दो, आप सर्जन के पास जाओगे सर्जरी कराएंगे, वो सर्जरी का ऑप्शन देंगे। आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाओगे अब वो कीमो का ऑप्शन देंगे। आप रेडिएशन के पास जाओगे, अब रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का ऑप्शन आएगा। व्हाई डोंट यू टेक इन कोलैबोरेटिव ओपिनियन? आप बोल दो तीनों को, आप एक साथ बैठकर डॉक्टर साहब डिसाइड कर लीजिए कि क्या बेस्ट हो सकता है। दिस इज वॉट वी क्रिएटेड इन आवर हॉस्पिटल। जो मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया, जो मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने यही किया है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, तीनों एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठते हैं, केस डिसाइड होता है, ये करना है, दिस इज हाउ दे डू इट, दिस इज हाउ दे डिसाइड एंड देन दे सजेस्ट। दिस इज हाउ वी डू इट ICI हॉस्पिटल। कैंसर के इलाज के बाद क्या महिलाओं की सेक्सुअल लाइफ पर असर पड़ता है? एक लेडी थी जिनको ड्यूरिंग, जैसे जब कैंसर डायग्नोज हुआ, कैंसर डायग्नोज होने के बाद उन्हें कंसीव करना था, एंड शी सेड, उन्होंने हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लिया, और क्योंकि हमारे हर्ब बेस्ड ट्रीटमेंट है, साइड इफेक्ट्स होते नहीं है। अब उनका बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, एंड ड्यूरिंग जब मैं आपका ये ट्रीटमेंट ले रही थी, ट्रीटमेंट करते करते शी गॉट प्रेग्नेंट। ओके, इसका मतलब सेक्सुअल लाइफ को फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पर डर बिठा लेते हैं। हस्बैंड कतराते हैं? दिस इज समथिंग आई कांट से, बट लोगों के अंदर ना एक फोबिया बैठा हुआ है बीमारी को लेके। ये फोबिया नहीं होना चाहिए। कैंसर को ना एक आम बीमारी की तरह समझो, नॉर्मल, हवा मत बनाओ। एक रूटीन सेट कर लो, एक लाइफस्टाइल सेट कर लो, ट्रीटमेंट सेट कर लो, एक डाइट सेट कर लो, एंड टेक इट ईजी। जितना आप डर लेकर चलोगे ना बीमारी को लेके, जितना फोबिया लेकर चलोगे, आपकी रूटीन लाइफ चेंज होगी। येस, देयर आर सर्टेन कैंसर्स जहाँ पर आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, बट जहाँ पर कुछ एक कैंसर्स हैं उसमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन हैव ए नॉर्मल लाइफ। हवा मत बनाओ इससे, बट इट हैज, यू हैव टू, आई मीन, you know what is the condition of your partner. It has to be mutual. It has to be so जब immunity boost होती है ना, तो सारे इमोशन, सारी फीलिंग्स बेटर होती है, नॉर्मल होती हैं। तो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट करते हुए क्यों लेडी ने कंसीव किया? बिकॉज शी वॉज हैविंग दैट सेक्शुअल अर्ज टू डू इट। सो दैट्स वॉट इट इज़। अगर कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जहाँ पर आपकी इम्यूनिटी टूटती है, सारी अर्ज खत्म हो जाती है। इनफैक्ट जब लोगों को खाने का मन नहीं करता, आप सेक्स की बात कर रहे हो, सो दैट इज़ वन थिंग। और कुछ ट्रीटमेंट है जहाँ पर भूख के साथ साथ अगर आपकी बाकी लोगों को घूमने का मन करता है। कई पेशेंट्स हैं जो मेरे गोवा चले जाते हैं, डॉक्टर साहब हम गोवा चले गए हैं। कई लोग हैं, एक लेडी आई मेरे पास, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, रामनवमी वाले दिन आई अभी 26 मार्च को, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, एंड आज 6 महीने बाद, ईसोफेगस कैंसर था, गले भोजन नली का कैंसर, 6 महीने से कुछ नहीं खाया था। इमेजिन शुभांकर, 26 मार्च को 1 महीना 10 दिन हुआ था, मेरी OPD थी दिल्ली में। वो आए मेरे से मिलने, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं बस केवल मिलने आई हूँ और आपसे कंसल्ट करने आई हूँ। मैंने कहा अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है? बोलते हाँ। आज मैंने 6 महीने बाद पूड़ी छोले और हलवा खाया, 6 महीने बाद।
और 1 महीना 10 दिन हुआ था। और वो वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर और फेसबुक पे भी डाला है। एनीबडी कैन गो एंड चेक इट एज वेल, आई विल सेंड टू यू ऑल्सो। ब्रिलियंट केस। और डॉक्टर्स हैरान है, दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 महीने से जिसने कुछ नहीं खाया उसे पूड़ी, छोले और हलवा खाया। इमेजिन। सो दिस इज इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम कारगर होता है, अगर इम्यून, प्रॉब्लम ये है लोग कैंसर से नहीं मरते या कैंसर से घबराते नहीं है, उनका डर उनको मार देता है। प्रॉब्लम यहाँ है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। एक फोबिया क्रिएट किया गया है बीमारी को लेके, विच इज कैंसर। और कैंसर को लेके सोच के बैठे गए हैं कि अगर आपने इलाज नहीं कराया तो आप मरोगे। इलाज कराना है, वो ज़रूरी है, बट कौन सा और कैसे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बट वो सब कराने से पहले यहाँ से ठीक हो जाओ, यहाँ से मजबूत हो जाओ। अगर आप मजबूत हो गए, आप, ऐसा हो नहीं सकता आप हार जाओ, ऐसा नहीं हो सकता आप हार जाओ। 3 थिंग्स हमेशा काम करती हैं। पहला, स्ट्रांग विल पावर, आपकी सक्षम शक्ति और आपकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा, डिटर्मिनेशन टू फाइट, मुझे हराना है, हराना है, हराना है, हराना है, हराना है। जैसे अगर हम जैसे ज़िंदगी में करते हैं कि हमें जीतना है, हमें जीतना है, हमें जीतना है, डिटर्मिनेशन टू फाइट। एंड तीसरा, करेक्ट ट्रीटमेंट। अगर इलाज सही है, अगर इच्छा शक्ति है और अगर विल पावर स्ट्रांग है और लड़ने की क्षमता है, ऐसा हो नहीं सकता कैंसर ना हारे, ऐसा नहीं हो सकता। ओके। आपने भी बताया कि 60 साल पहले कैंसर की नॉर्मल एज थी महिलाओं में, अब महिलाएं 60 की जगह 30 साल में कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो रही हैं। तो क्या इसके पीछे बदलती लाइफस्टाइल, जैसे देर से शादी करना, बच्चों को दूध ना पिलाना, प्रोसेस्ड फूड लेना, आजकल जो कपड़े आते हैं उनका शामिल होना, क्या इन सब ने ब्रेस्ट कैंसर और घर घर की बीमारी बनाया? यस, हमने सब आंसर कर दिया। जो ये खाना, सब सच है, सब सच है, सब सच है। शादी से ही फर्क पड़ता है। शादी अगर आप लेट कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और जितना आप बॉडी के हार्मोन्स को, सो लेडीज़ में ना कई सारे हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, सो देयर आर डिफरेंट हार्मोन्स। अब इन हार्मोन्स के साथ जब आप खिलवाड़ करते हो, सो ऑब्वियस बात है उसमें कहीं ना कहीं डिलेड, आपने डिलेड कंसीव किया। अब जब डिलेड कंसीव किया तो ऑब्वियसली हार्मोन्स वुड गो इनटू अ डिफरेंट ट्रेजेक्टरी ऑल टुगेदर। कहीं ना कहीं आपने, और वो लेडीज़, जब मैंने कई बार देखा, वर्किंग वुमेन है, कई बार आपने ब्रेस्ट फीड नहीं कराती बच्चों को, तो वो भी लम्स बनाता है और लम्स बनाकर आगे चल के कैंसर का भी रूप ले लेता है। मतलब यू हैव टू ब्रेस्ट फीड योर चिल्ड्रन। ब्रेस्ट फीड जो महिलाएं, ब्रेस्ट फीड जो माएँ अपने बच्चों को नहीं कराती, उनमें कैंसर खतरा है? कैंसर का खतरा है, कराना और ही जो कराना कराती हैं उनमें कैंसर नहीं होगा? नहीं होगा। अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो अपने बच्चे को, आपको कैंसर का खतरा ऑलमोस्ट मिनिमल हो जाता है, ऑलमोस्ट मिनिमल हो जाता है। अगर आप नहीं कर रहे और आप वो दूध को अंदर ही रहने दे रहे हो, या फिर आप पंप के थ्रू निकाल के वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हो लेकिन नहीं दे रहे, वो कहीं ना कहीं आगे चल के लंप बनाता है। एंड दैट लंप कैन, फ्यूचर में वही लंप आगे चल के कैंसर का लीजन भी बन सकता है। तो वर्किंग वूमेन में बड़ा खतरा होता होगा। लापरवाही करते हैं और वही लापरवाही आगे चल के प्रॉब्लम करती है। नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो स्कैरी है काफ़ी। हाँ, प्रॉब्लम ये है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं और गायनेकोलॉजिस्ट उनको एजुकेट नहीं कर रहा। या तो उनको एजुकेट कर रहे हैं और वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, या फिर एजुकेट नहीं किया जा रहा। ओके। एक बड़ा कॉमन मिथ चलता है कि रात को ब्रा नहीं पहनना चाहिए महिलाओं में। जी, ये सच है? इससे भी कैंसर होता है? आइडियली कोई भी ब्रा जिसमें लाइनिंग होती है, जिसमें वायर्स होती हैं, जिसमें स्टील वायर्स जारी होती हैं, वो नहीं पहनना चाहिए। जनरली देखा गया है कि रात में आइडियली सोने टाइम पे यू हैव टू स्लीप ब्रालेस। सोते समय पुरुषों में यू शुड नॉट वेयर अंडरवियर्स बिफोर वाइल गोइंग टू स्लीप। सोते समय अंडरवियर्स नहीं पहनना चाहिए। यू हैव टू गिव द ब्रीथिंग एयर टू योर टेस्टिकल्स। लाइकवाइज लेडीज़ में ब्रा नहीं पहन के सोना चाहिए, आपको उसको ईजी छोड़ना चाहिए। और दूसरा, अगर हो सके तो अपनी लाइफस्टाइल में से वायर्ड ब्राज रिमूव कर देना चाहिए। बिकॉज वायर्ड ब्राज में, जब आप वायर्ड ब्राज पहनते हो, कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर। आप कभी भी देखोगे सुबह से शाम तक अगर आपने वायर्ड ब्रास पहनी है, जिसमें अगर आपको पुशअप ब्रा पहननी भी है, सो वेयर समथिंग विच इज़ नॉट वायर्ड। तो अगर वायर्ड पहननी भी है, आप कभी भी देखोगे, आप सुबह से रात में जब उतारोगे सो एक बहुत डीप लाइन बन जाएगी। और कुछ लोग ऐसा रूटीन में पहनते हैं। तो कॉन्स्टेंट इरिटेशन में कहीं ना कहीं अगर वो वायर्ड ब्रा आप दे रहे हो, तो इसका मतलब यू आर पुशिंग इट समवेयर, एक कॉन्स्टेंट इरिटेशन, और वो इरिटेशन लीड्स टू कैंसर। क्या कोई नस दबती है? नो स्टडी हैज़ बीन डन ऑन दैट। मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट मैंने क्लिनिकल रिसर्च में यही देखा है कि थ्रू क्लिनिकल प्रैक्टिस की
जितनी भी लेडीज़ हैं, अगर उनकी जब हम हिस्ट्री लेते हैं, हमारी डिटेल्ड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है. सो जनरली ये देखा गया है कि अगेन, सो दीज 4 words हैव बीन कॉइंड बाय मी कि कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर. तो कोई भी चीज़ अगर आपको लगातार इरिटेट कर रही है, अब टिश्यू कहीं ना कहीं पुश हो रहा है. सो इफ देयर इज अ ब्रेस्ट टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू पुश हो रहा है, वो भी थ्रू अ फॉरेन बॉडी, जहाँ पर एक मैकेनिकल हार्ड वायर उसको पुश कर रही है. तो कहीं ना कहीं तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है. और अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इसका मतलब आगे चल के आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो वहाँ से कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है. तो ये कॉम्बिनेशन है. हम डिओड्रेंट यूज़ करते हैं ख़ासतौर पर अपने बगल में लगाने के लिए. तो जो डिओड्रेंट या स्प्रे हम लगाते हैं अपने बगल में, क्या उनमें मौजूद केमिकल जो होते हैं बगल की लिम्फ नोड के ज़रिए ब्रेस्ट में कैंसर फैला सकते हैं? कई सस्ते डिओड्रेंट्स में एल्यूमिनियम होता है, और थ्रू एल्यूमिनियम, स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर में. लिवर, लंग्स, बोन्स, इन सबसे बड़ा ऑर्गन अगर कुछ है तो स्किन है. स्किन एब्जॉर्ब करता है हर चीज़. तो जब आप डिओड्रेंट अप्लाई करते हो तो डिओड्रेंट थ्रू स्किन एब्जॉर्ब होता है. अब कई जितने सस्ते डिओड्रेंट्स होते हैं उनमें एल्यूमिनियम होता है. वो एल्यूमिनियम या अलग PFAs जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, और वो जब एब्जॉर्ब होते हैं तो एल्यूमिनियम का नाम आते ही कैंसर आ गया. कैंसर आ गया. तो पुरुषों में भी होता होगा? यस. कभी भी स्किन पर डायरेक्ट डिओड्रेंट नहीं डालना चाहिए. अगर आप स्किन पे डायरेक्ट डिओड्रेंट डाल रहे हो, आप उस समय के लिए तो खुशबू ले रहे हो, बट बाद में दिस इज. बट हमारे तो लोग स्किन पे लगाते हैं, देर तक महकेगा. तो कई सस्ते डिओड्रेंट्स में एल्यूमिनियम होता है. ओके. अगर किसी महिला को ब्रेस्ट में गांठ महसूस हो रही हो तो महिला कैसे पता करे कि ये पीरियड्स की सूजन है या वाकई खतरे घंटी? घर में सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें? सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का यूट्यूब पर, अगर आप वो हमारे चैनल पे भी जाएंगे, सो हमने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का पूरा वीडियो डाला हुआ है. आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सब कुछ सीखने को मिलता है. आप उसमें जाइए और उसमें जाके सर्च करिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट, और उसमें वो आपको बताएंगे कि जब आप शावर ले रहे हो तो शावर पे हाथ उठाकर किस तरीके से आपको एग्जामिन करना है, बगल के नीचे अंदर गांठों में एग्जामिन करना है, अलग अलग, पहले एक ब्रेस्ट में फिर दूसरे ब्रेस्ट में. इट्स अ टिपिकल सिंपल वीडियो. हर लेडी को ये हफ्ते में एक रिमाइंडर, फ़ोन लीजिए, आपके साथ एक चीज़ है जो हमेशा रहती है, फ़ोन. एक रिमाइंडर लगा लो उसमें, एवरी मंडे या एवरी थर्सडे या एवरी सैटरडे सुबह से अगर आप 10 बजे नहाने जाते हो तो 9 बजे का एक रिमाइंडर लगा लो, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है. सिंपल सा है. अब आपको पता रहेगा कि जब आप नहाने जा रहे हो, हर सैटरडे अलार्म बजा, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. आपको पता है कि जब आपको नहाने जाना है, यू हैव टू एग्जामिन योर ब्रेस्ट. सिंपल लॉजिक. ओके. और ये अगर आपने कर लिया, आपको कभी लाइफ में कोई रिस्क लेट पता नहीं चलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने लाइफस्टाइल सुधार ली तो, और अगर हो गया है जल्दी यू कैन डायग्नोज इट अर्ली. मेमोग्राफी कितनी उम्र में शुरू करनी चाहिए, और इसका रेडिएशन खुद कैंसर खतरा बढ़ाता है? नहीं, मेमोग्राम का रेडिएशन का ऐसा कोई खतरा नहीं पड़ता. बट हाँ, आपको जनरली ये कहा जाता है कि 30 साल के ऊपर आपको साल में एक बार मेमोग्राम कराना ही कराना चाहिए. अगर हो सके तो 20 साल के ऊपर भी कराना चाहिए, बिकॉज जनरली पीरियड्स के टाइम पर अलग अलग लम्प्स आ सकते हैं इन द ब्रेस्ट. तो अगर हो सके तो 20 साल के ऊपर मेमोग्राम ब्रेस्ट करा सकते हैं. एक सिंपल टेस्ट, क्योंकि मेमोग्राम पेनफुल होता है, उसमें एक्सरे की प्लेट्स के बीच में ब्रेस्ट को दबाते हो, एडिपोज टिश्यू को दबाते हो. तो एक सिंपल टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड बोथ ब्रेस्ट. साउंड वेव्स के थ्रू, अल्ट्रासाउंड का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप जाकर साल में एक बार करा सकते हो. एंड इट इज़ मच सिंपलर, पेनफुल नहीं है, एंड गेट इट डन वंस इन एन ईयर. और इसमें भी सिंपल, एक फ़ोन लीजिए, रिमाइंडर लगाइए, साल का एनुअल एग्जामिनेशन करना है मेमोग्राम का या अल्ट्रासाउंड का, गेट इट डन. हर साल रिमाइंडर आता रहेगा आपके पास. फॉलो करिए. फिल्म इंडस्ट्री या फिर बाकी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री या आम महिलाओं में भी आजकल ब्रेस्ट इम्प्लांट का फैशन बन गया है. क्या ये शरीर के अंदर जाकर कैंसर को ट्रिगर कर सकते हैं? कोई भी फॉरेन बॉडी है वो शरीर में कभी भी यूज़फुल नहीं है. अभी अगर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करा रहे हो या फिर सिलिकॉन इम्प्लांट्स करा रहे हो, सो इट इज़ नॉट नेचुरल. कोई भी चीज़, जब भी कैंसर होता क्यों है शुभांकर? जब हम नेचर से दूर जा रहे हैं. जितना हम नेचर से दूर जाएंगे उतना कैंसर आपको घेरता जाएगा. जितना आप नेचर के करीब रहोगे आपको कभी कैंसर नहीं होगा. सिलिकॉन इम्प्लांट्स और ब्रेस्ट इम्प्लांट्स आर नॉट नेचुरल. तो जो चीज़ नेचुरल नहीं है तो ऑब्वियस बात है ना, वो नुकसान करेगी.
तो उसका मतलब जो महिलाएं सिलिकॉन या ब्रेस्ट इम्प्लांट करवा रही हैं वो खतरे में हैं। एक हैवी वेट लेकर आप थ्रू आउट कैरी कर रहे हो एंड इट इज इम्प्लांटेड इनसाइड एंड इट इज नॉट नेचुरल, तो ऑब्वियस बात है ना, सिलिकॉन इटसेल्फ इज नॉट हार्मफुल क्योंकि उस पर रिसर्च हो चुकी है तभी वो अलाउड है, बट आप वो कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हो ना थ्रू आउट। व्हाई डू यू हैव टू डू इट? इट इज़ नॉट ईजी। अगर आप देखेंगे किसी भी लेडी को पूछेंगे तो वो इम्प्लांट्स जब लेते हैं तो इट बिकम्स रियली हैवी, और वो हैवी टूवर्ड्स ग्रेविटी, हर चीज़ तो नीचे ग्रेविटी की तरफ पुश हो रही है। सो इमेजिन कहीं ना कहीं तो इट इज़ कॉजिंग दैट डिसरप्शन ना। किसी महिला के परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है तो क्या ज़रूरी है कि उसको भी नहीं होगा? नहीं, आजकल की जीवन शैली में ऐसा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। जो हमारे फोर फादर्स में नहीं था, जो हमारी दादी नानी के टाइम पे नहीं था, आज रिस्क ज़्यादा है। पहले दूध प्योर था, हवा प्योर थी, सब्जियां प्योर थी, खाना प्योर था, अब वो सब नहीं है। तो ऑब्वियस बात है रिस्क, मैंने बताया ना 30 इज़ द न्यू 60। सो अगर लोग जितना भी इस शहरी ज़िंदगी में रह रहे हैं, प्लस जिस तरीके का खाना खा रहे हैं, जिस तरीके की हवा में सांस ले रहे हैं, इट इज़ नॉट प्योर। सो रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। द ओनली थिंग इज़, चार्ल्स डार्विन ने कई साल पहले एक थ्योरी दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब इफ़ यू आर द फिटेस्ट यू हैव टू सर्वाइव, लाइक इफ़ यू आर द फिटेस्ट देन ओनली यू विल सर्वाइव। मतलब आपके इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो कि आपको कुछ हो ही ना। और वो इम्यून सिस्टम कैसे होता है? खाने पीने से, अच्छी सोच से, स्ट्रेस दूर रहने से। कितने भी ट्रैफिक में जाम में फंस जाओ, हेडफोन्स लगाओ तार वाले, मेडिटेट। बाइक पे जा रहे हो, इरिटेट होते मत जाओ, मनपसंद गाना गुनगुनाते हुए चले जाओ, अपनी मस्ती में झूमते रहो। प्रॉब्लम तब होती है जब हम स्ट्रेस को अपना लेते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर कैंसर पता है क्यों होता है? जब हम लोगों को देखकर जलते हैं। ज़्यादातर कैंसर तब होता है जब अनहील्ड ट्रॉमा होता है। ज़्यादातर कैंसर तब होता है जब लेडी घर में पिट रही होती है और बताती नहीं है किसी को कि मेरे साथ एब्यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर कैंसर तब होता है जब लेडी अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर पाती। ज़्यादातर कैंसर तब होता है जब उसकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती, या तो सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होती, प्लस वो बता भी नहीं पाती क्या है। प्रॉब्लम हमारे भारत में एक ही है, सप्रेशन ऑफ इमोशंस, सप्रेशन ऑफ लाइफस्टाइल, सप्रेशन ऑफ शेयरिंग एनीथिंग। महिलाओं को सेम स्टेटस दिया ही कहाँ गया है, और इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कभी हस्बैंड ने घर पर आकर अपनी वाइफ को पूछा ही नहीं, तुम ठीक हो, कैसा रहा आज, रूटीन में क्या हुआ? बस आया, थका आ रहा, खाना खा लिया, पूछा ही नहीं। आप ऑफिस थे तो वाइफ भी तो घर पे थी, उसका ये जॉब नहीं है। शी इज़ डूइंग इट जस्ट टू सेव यू। आपका घर संभाल रही है, आपका पूरा सब कुछ देख रही है, फुल टाइम जॉब है, 24/7 थैंकलेस जॉब, बट कोई नहीं पूछता, और इसलिए बीमारी हो रही है। okay. क्या पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। yes. ये बहुत सारे लोगों को शॉक कर सकता है, कैसे? पुरुषों में भी सर्टेन कैंसर्स अगर देखा जाए तो पुरुषों में भी ब्रेस्ट तो होती ही है, तो उन ब्रेस्ट में भी जनरली कैंसर्स होता है विच इज़ वेरी मिनिमल बट येस प्रिवलेंट। और लंप आता है, लंप को इग्नोर किया, एक तरीके से छोटा सा लंप फील होता है, लगता है कि लाइपोमा है, और जब टेस्ट कराते हैं और जब स्कैन्स कराते हैं तो पता चलता है वो ब्रेस्ट कैंसर है। इट इज़ वेरी मच कॉमन। लोग अब वैसा रहा नहीं कि पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, इट इज़ वेरी मच देयर। मिनिमल है लेकिन है। मतलब अगर हमारे भी देखा जाए तो हर साल एटलीस्ट 2 से 3 केस तो पुरुषों के ब्रेस्ट कैंसर के आते हैं। किस तरह के पुरुषों में आते हैं केसेस? मतलब जैसे कई पुरुष होते हैं जिनके चेस्ट बड़े लूज होते हैं, उनमें गायनेकोमेस्टिया जैसे बोलते हैं। हाँ। तो जिसमें ऑलमोस्ट एक फीमेल ब्रेस्ट की तरह वो होता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉमन है गायनेकोमेस्टिया। कुछ लोग होते हैं जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए होते हैं, स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लिए होते हैं, या स्टेरॉइड खाया होता है, या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं वो लिया होता है। उसमें भी एक तरीके से ब्रेस्ट में मैंने कई बार देखा है कि ब्रेस्ट में लंप डेवलप हो जाता है और ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है। जब आप डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हो तो उसमें से एक रीज़न ये भी था कि हाँ डॉक्टर साहब, मैंने जिम में जाते हुए मैंने स्टेरॉइड के वो लिया था एंड स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स लिए थे टू मेक माई बॉडी, और उसमें फिर पता चला कि ब्रेस्ट में भी ग्रो हो गया। क्या मेनोपॉज के बाद जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है वो ब्रेस्ट कैंसर का बड़ा कारण है? हाँ,
हालांकि जब मेनोपॉज होता है तो मेनोपॉज के टाइम पर, पेरीमेनोपॉज के टाइम पर क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है पेरीमेनोपॉज में, जनरली लेडी इरिटेट हो रही होती है, चिड़चिड़ा रही होती है, तो लोगों को समझना चाहिए कि अगर 40 साल के ऊपर या 50 साल के आसपास जब मेनोपॉज आ रहा है वो इरिटेबल होगी, ठीक है, वो चिड़चिड़ाएंगी, आपको धैर्य रखना है। इसके ईज करने के लिए आजकल एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चलती है जिसको देने के बाद वो शांति आती है, एक ईजीनेस आती है, इरिटेशन नहीं आती। इसमें रिस्क उतना नहीं है, लेकिन अगर डोसेज चेंज होती है या हाई डोसेज दे दिया गया तो कहीं ना कहीं कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। द बेस्ट थिंग इज पेरीमेनोपॉज के दौरान लेडीज में अगर चिड़चिड़ापन आए, हस्बैंड हैज टू बी कोऑपरेटिव, इजी, शांत। जैसे थ्रू आउट हर टाइम पर झगड़ा या आर्ग्यूमेंट इलाज नहीं होता, यू हैव टू टेक इट इजी। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जब होती है इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोन्स आफ्टर 45। तो अगर वो मेनोपॉज के दौरान इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आप शांति से काम लो, बजाय इसके कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट कराओ एंड वो कहीं ना कहीं आगे रिस्क बढ़ जाए। सो दैट्स द इजीएस्ट ऑप्शन। ओके, जो महिलाएं या फिर लड़कियां सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती हैं उसमें जो प्लास्टिक या फ्रेगनेंस होता है, क्या वो भी ओवरी के अंदर धीरे धीरे कैंसर बनाता है? नहीं, ऐसी कोई स्टडी आई नहीं है। पैड्स ना यूज करना एज अ प्रॉब्लम। जो अक्षय कुमार की मूवी आई थी पैडमैन, सो इट वाज ऑल अबाउट एजुकेशन। आज भी गांव में मैं अभी कैंप लगाया था वहाँ पर, तो हमारे पास लेडीज़ आती हैं कुछ जिनका जो हमारे पास ट्रीटमेंट कराने आती है, तो वहाँ फ्री कैंप चल रहा है। सो वहाँ पर जब लेडीज़ का वो लिया गया, सवाल पूछा गया, तो उनमें अभी भी पैड्स इस्तेमाल नहीं होते हैं। वो गंदे कपड़ों को काटती हैं, पुरानी साड़ियों को, और काट कर वो यूज़ कर रही हैं। इमेजिन, तो क्या हाइजीन है। उसको सिंपल 10 रुपए की चीज़ यूज़ नहीं की जा रही। प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। आज तक गांव के इंटीरियर्स में पैड्स को इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा। ना यूज़ करना इज़ डेंजरस एज कम्पेयर टू यूज़ करना। उसका प्लास्टिक, उसका फ्रेगरेंस बहुत बात की बात है, पहले यूज़ तो करो। पैड्स की एजुकेशन, अगर हर लेडी जाकर गांव में लोगों को, जो उनके घर में काम वाली आती है ना, उन्हीं को पूछ ले, वो पैड्स तो इस्तेमाल करती हो ना, या लेकर देते सैलरी के साथ, आई थिंक इट वुड बी बिगेस्ट हेल्प टू एनीबडी। घर में नॉर्मल काम करने वाली जो लेडीज़ आती हैं, जो छोटे तबके से आती हैं, क्लास 4 उसके नीचे से आती हैं, जिनकी हैंड टू माउथ सिचुएशन है, उनसे बस एक सिंपल पूछ लो, बेटा पीरियड्स के टाइम पर, माहवारी के दौरान पैड्स तो है ना? सैलरी के साथ साथ एक पैड की 100 रुपये का एक पैड थमा दो। आई थिंक इससे बड़ा सोशल कॉज हो नहीं सकता। लोग सोचते नहीं है। एजुकेशन इज़ द की। और जाकर दूसरे को भी दे देना, आसपास पूछ लेना, बेटा कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसको पैड्स की प्रॉब्लम हो। आज भी नहीं है। मैं बुंदेलखंड गया था, बुंदेलखंड में आज भी लेडीज़ में कई जगह दे आर नॉट यूजिंग इट। पुराने कपड़े यूज़ कर रहे हैं, गंदी रुई यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। सो आई एम श्योर आपकी बात सुनकर काफ़ी लोग शायद मेट्रो सिटीज़ में भी ये वाला फॉर्मूला अपनाएं कि जो भी सैलरी दे रहे हैं साथ में सैनिटरी पैड्स देते हैं। प्लीज़, आई थिंक इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली, बॉम्बे, आपके घर में जो भी वो जो झाड़ू पोंछा करने आती है, जो बर्तन मांजने आती है, जो बस एक नॉर्मल आपस में एक जो लेडी कर रही है और साथ में खाना बना रहे, खाना बनाते बनाते पूछ लिया कि बेटा माहवारी के टाइम पे क्या यूज़ करती हो? पैड्स यूज़ करती हो ना, कपड़ा तो नहीं यूज़ करती। सिंपल, लेडीज आपस में तो बात कर ही सकते हैं, फीमेल्स टू फीमेल बात कर सकते हैं। एक सैलरी के साथ साथ, बेटा अगली बार से ये यूज़ करना, सिंपल। क्योंकि वो 100 रुपये खर्च करना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, आपके लिए आसान है। खाना कम खा लेना, एक होटल में कम पाव भाजी खा लेना, उस लेडी की मदद कर दो जो घर में काम करने आ रही है। आई थिंक आप किसी की जान बचा सकते हो इनडायरेक्टली। सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन आती है, HPV वैक्सीन, जी, वो किस उम्र तक लगवाई जा सकती है और क्या शादी के बाद वो बेअसर है? नहीं, ऐसा नहीं है शादी के बाद बेअसर है। ना लगाना गलत है। अब कई लोग कहते हैं कि वैक्सीन इंडस्ट्री इसको प्रमोट करती है, ऐसा नहीं है। वैक्सीन हैज़ बीन हेल्पफुल। आपको ना लगाना इज डेंजरस। तो आइडियली आपको लगानी चाहिए HPV वैक्सीन, एंड एटलीस्ट 40 ईयर्स तक अगर हो सके तो आपको लगानी चाहिए। ओके, यानी शादी के भी कई सालों तक लगवा सकते हैं जी। ओके, क्या बार बार होने वाला वेजाइनल इन्फेक्शन या डिस्चार्ज सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम है? यस। अगर बार बार वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, जिसको हम लिक्यूरिया कहते हैं, अगर बार बार डिस्चार्जेस आ रहे हैं, विच इज़ रूटीन में, मतलब आप देख रहे हो कि आपको पैड्स की ज़रूरत पड़ रही है और आपको बार बार डिस्चार्जेस आ रहे हैं, दिस इज़ डेंजरस। अगर रूटीन में उस पर कलर है, 3 चीज़ें आपको नोटिस करनी है। पहला, कलर।
दूसरा कोई ओडर, कोई स्मेल तो नहीं आ रही, तीसरा फ्लो तो ज़्यादा नहीं हो रहा। अगर ये 3 चीज़ें हो रही हैं, गो एंड मीट अ डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाइए, बताइए, डिस्कस करिए, अपने पार्टनर को बताइए, अपने बॉयफ्रेंड को बताइए, अपने फादर को बताइए, मदर को बताइए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। गो एंड टॉक, गो एंड टॉक। प्रॉब्लम यह है, पापा को कैसे बताऊं, बस पापा बेटी हैं, माँ की डेथ हो गई, पापा बेटी हैं, पापा को कैसे बताऊं। क्या फर्क पड़ता है? इट्स अ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल है वो। जाओ बताओ। वो एजुकेट करना जरूरी है और हर फादर को इसको एक्सेप्टेंस की तरीके से लेना चाहिए। और एज अ फादर जैसे पूछता ना, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, एक सिंपल सवाल अपनी बेटी को जाके पूछना, बेटा पीरियड्स वगैरह सब ठीक है ना? आंखों की शर्म नहीं है ये, इट इज हेल्थ। एक बाप के लिए अपनी बेटी की हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं होता। जाके सिंपल सा सवाल पूछना, बेटा सब कुछ ठीक है ना, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आती? सिंपल। नहीं पापा है, नहीं है। एक बार नहीं बताएंगी, 2 बार नहीं बताएंगी, 3 बार नहीं बताएंगी, चौथी बार आप उसको इतना कंफर्टेबल कर लो कि वो आपसे शेयर करना शुरू कर दे। अगर एक बेटी ने अपने बाप से शेयर करना शुरू कर दिया या एक माँ ने अपने बेटे से शेयर करना शुरू कर दिया, इससे अच्छा डिसरप्टिव चेंज इंडिया में हो ही नहीं सकता। लोग बीमार पड़ना कम हो जाएंगे। लोग जो जितनी महिलाएं बीमार पड़ रही है ना शुभांकर, इस पॉडकास्ट के जरिए, एंड आई प्रे टू यूनिवर्स, आई प्रे टू गॉड कि हर घर की महिला सेफ रहे, हर घर की महिला स्वस्थ रहे और इस पॉडकास्ट के जरिए हर महिला की जान बच सके। अगर हर माँ अपने बेटे को बताने में कंफर्टेबल हो जाए कि मेरी छाती में गांठ है या मेरे पीरियड्स में ये आ रहा है या कोई डिस्चार्ज या ऑर्डर आ रहा है, या फिर एक बेटी अपने फादर को बताने में कंफर्टेबल हो जाए कि पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, शर्माए नहीं, घबराए नहीं, बीमार नहीं पड़ेंगे एटलीस्ट। पीसीओडी और पीसीओएस से जूझ रहे महिलाओं में एंडोमेट्रियल कैंसर खतरा होता है? यस, पीसीओएस में, विच इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओएस में जनरली लोग लापरवाही कर जाते हैं। वही पीरियड्स इरेगुलर हुए, आए जा रहे और उसको लापरवाही कर दी, दवाई ले ली, डॉक्टर के पास गए, दवाई ले ली, डॉक्टर के पास गए, दवाई ले ली, हील नहीं किया, ठीक नहीं किया, वहां से प्रॉब्लम शुरू। और अगर उसको छोड़ दिया, कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर या एंडोमेट्रियोसिस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इट इज़ बेटर कि समय रहते हुए अगर डायग्नोज हुआ है, इमीडिएटली गेट इट ट्रीटेड। बर्थ कंट्रोल पिल्स का लंबे समय तक सेवन करना लड़कियों महिलाओं में कैंसर की वजह हो सकता है? यस, आप कभी भी, मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप नेचर से दूर जाओगे आप कैंसर को नज़दीक आते जाओगे। सो अगर सपोज ये नेचर है और आप नेचर से दूर जाते जा रहे हो, इस तरफ कैंसर छुपा हुआ है, आप कैंसर की तरफ आते जा रहे हो। सिंपल। सो अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो, विच इज अगेन डिसरप्टिंग योर हार्मोन्स, मतलब अपने हार्मोन के साथ इंबैलेंस कर रहे हो, इट इज़ नॉट नेचुरल। यूज प्रोटेक्शंस। बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना लंबे समय तक इज नॉट गुड। अपने पार्टनर को बोलो ना प्रोटेक्शन यूज करें, बट अगर आप बार बार अपने हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग अ कॉन्डम, हार्मोन तो चेंज नहीं हुआ ना, बट अगर आपने बर्थ कंट्रोल पिल ली, आपका हार्मोन चेंज हो रहा है, वो डिसरप्ट हो रहा है, वो लेने के बाद इमीडिएटली आपके पीरियड्स आ रहे हैं, दैट्स डेंजरस। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं? यस यस यस, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। सो येस, इफ यू वांट टू हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, प्लीज यूज प्रोटेक्शन, प्लीज यूज प्रोटेक्शन। अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए एंड विदाउट प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए। सर्विक्स कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, ओवेरियन कैंसर को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शुरू में कभी भी कोई सिम्टम नहीं देता। जब वो सिम्टम देता है तो सबसे पहला देता है स्पॉटिंग, ब्लड आएगा। अब उसको, लेडीज को, हर महिला को लगता है कि अरे ये तो पीरियड्स होंगे, ये तो पीरियड्स आ गए हैं, बट उसको वो नज़रअंदाज करते हैं। अच्छा, अब किसी लेडी को अगर जब वो 13 साल की बच्ची थी तब से पीरियड्स चल रहे हैं, अब वो थ्रू आउट करते हुए ना 20, 22, 25 साल में या 30 साल में, 35 साल में एक नॉर्मल हो जाता है, एक नॉर्मल ट्रेंड आ जाता है, यार ये तो नॉर्मल ही है। सो फर्स्ट सिम्टम जब होता है स्पॉटिंग का, जो कि डेट के टाइम पे नहीं होता, वो डेंजरस है। वो एक सिग्नल देता है, वो दस्तक देता है, उसको आप नज़रअंदाज कर देते हो। अ सिंगल स्पॉट ऑफ ब्लड अगर अनयूजुअल टाइम पे आया है, लाइटली मत लेना, सिंगल स्पॉट ऑफ ब्लड। दूसरी बार अगर आया है, इमीडिएटली जाके डॉक्टर को दिखाना। तीसरी बार अगर आया है
पूरा चेकअप करा लेना, सिंपल, नज़रअंदाज मत करना। और हर ब्लड टेस्ट में CA-125 टेस्ट कराना ही कराना, चाहे आपको पैथोलॉजिस्ट बोले, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट बोले अरे ये डॉक्टर कृष्णा पागल है, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहो, मेरा कोई लालच नहीं है, मेरा कोई ब्लड लैब्स नहीं है, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता, मेरे यहाँ किकबैक अलाउड नहीं है, मैं किसी का कमीशन नहीं खाता, मैं केवल आपको स्वस्थ देखना चाहता हूँ। एवरी लेडी हु इज लिसनिंग टू दिस, हर महिला जो सुन रही है, मैं आपको स्वस्थ देखना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू हेल्दी, दैट्स द रीज़न आई एम प्रोपेगेटिंग दिस। प्लीज़ टेस्ट करा लो, बजाय इसके कि बहुत लेट हो जाए, सिंपल। ओके। अक्सर महिलाओं में ब्लोटिंग की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है। अब एक आम महिला कैसे फ़र्क करे कि ये एक नॉर्मल बदहज़मी है या फिर पनपता हुआ ट्यूमर? नहीं, हर गैस या हर बदहज़मी ट्यूमर नहीं होती। अगर वो लगातार लंबे समय तक चल रही है और आपको बार बार एंटासिड लेने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर बार बार कोई चूरन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हो सकता है कि कोई फाइब्रॉइड भी डेवलप हो रहा हो, कोई यूट्राइन या ओवेरियन फाइब्रॉइड भी डेवलप हो रहा हो। इट इज़ बेटर कि टेस्ट करा लो। और एनीवेज, अगर आपको कोई भी चीज़ लगातार, एक वर्ड बड़ा बड़ा समझ लेना, कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर। बस लगातार हो रही है, चलो एक चेकअप करा लेते हैं। लगातार हो रही है, चलो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लगातार हो रहा है, चलो एक बार बात करके पूछ लेते हैं डॉक्टर से अपने, सिंपल। आजकल IVF का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, IVF बहुत कॉमन हो गया है। क्या बार बार अंडा बनाने वाले इंजेक्शन लेने से ओवरीज पर बुरा असर पड़ता है और कैंसर का खतरा बढ़ता है? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। आजकल IVF मशरूम की तरह फैल रहे हैं और ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि आप जितनी बार भी ये सब इंजेक्शंस लेते हो, आप अगेन हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जितना आप नेचर से अलग जा रहे हो, आप कैंसर के पास जा रहे हो। एक बार ट्राई किया, अगर नहीं हुआ उस समय और पॉजिटिव नहीं हुआ, वेट फॉर सम टाइम, इमीडिएट बात ट्राई मत करो, बिकॉज आपके लिए एक इमोशनल डिसीजन है, मैं समझ सकता हूँ, बट अपने बीमार करके बच्चा पैदा करना इज़ नॉट समथिंग अनहेल्दी। और एज पार्टनर्स, हर हस्बैंड वाइफ को इतना समझना चाहिए कि आपके साथ आपकी लाइफ पार्टनर साथ में है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। स्वस्थ है वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसको बीमार करके अगर आपने बच्चा पैदा किया तो क्या किया? सो फ्रीक्वेंट इंजेक्शंस नहीं देने चाहिए, हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नेचुरली करो एक बार, अच्छा ठीक है आपको IVF ट्राई करना है, ठीक है करिए आप। और अगर एक बार अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, वेट फॉर सम टाइम, एक बार बॉडी वापस हील हो जाए, हार्मोन्स बैलेंस हो जाए, फिर दोबारा कर लेना। बट इमीडिएट बैक टू बैक बॉडी को स्ट्रेस और शॉक मत दो। ओके। CA-125 टेस्ट, इसके बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं, क्या ये 100% सही है? यस, CA-125 कराना चाहिए। ये एक मार्कर है, डेफिनेट मार्कर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं और ओवेरियन से रिलेटेड या सर्विक्स से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस हैं, तो CA-125 से पता चल जाता है। यस, टेस्ट कराना चाहिए। आई थिंक सबसे पहला पॉडकास्ट मैंने और आपने ही किया था, जब हमने सबसे पहले ये टेस्ट बताया था कि अगर हर लेडी को कैंसर से बचना है तो CA-125, CA-15.3 और CA कराना ही कराना है। और कोई डॉक्टर लिखता नहीं था। थैंक गॉड आपकी और हमारी रील ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई और इट इज़ एवरीवेयर कि हर लाखों की तादाद में लोगों ने ये टेस्ट कराए। अवेयरनेस इज़ द की। देर से जागे तो क्या जागे, समय रहते जागे तो आई थिंक आपकी लाइफ बच गई ना। ट्रू। सो इट्स बेटर टू गेट इट। महिलाओं में कीमोथेरेपी के मुकाबले इम्यूनोथेरेपी ओवरियन कैंसर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है? इम्यूनोथेरेपी जो हम लोग देते हैं वो कैंसर हीलर थेरेपी जो कैम्प बेस्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। अच्छा, इम्यूनोथेरेपी काम किस तरीके से करता है कि मैंने आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी, गोली मारते असर नहीं हुआ, वैसे काम करे। सो एवरी सेल गेट्स कवर्ड विद अ शेल। हर एक सेल के ऊपर एक कवच चढ़ गया जिसमें नॉर्मल सेल एक्टिव नहीं हो रहे, नॉर्मल सेल डैमेज नहीं हो रहे और नॉर्मल सेल इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं कि कैंसर सेल को ख़त्म कर रहे हैं। सो समवेयर डाउन द लाइन इट वर्क्स ऑन लिम्फोसाइट्स। जब बॉडी के T हेल्पर सेल्स और लिम्फोसाइट्स पे आप काम करते हो ना, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, आपको कोई डाउन टाइम नहीं होता, कोई बाल नहीं झड़ते, कोई आईब्रोज नहीं गायब होती, कोई बाल आपके नहीं झड़ते। लेडीज़ के लिए सबसे कॉस्मेटिक रीज़न तो यही होता है ना कि बाल चले गए, कुछ नहीं होता ये। सो अगर ये चीज़ हो रही है और बिना किसी साइड इफेक्ट के हो रही है, कोई डाउन टाइम नहीं हो रहा, कोई आपको बिस्तर पकड़ के नहीं बैठना पड़ रहा, मेरा पेशेंट चल के आता है, चल के जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने लड़कियों के बालों का जिक्र किया, तो जो लड़कियां या महिलाएं हेयर स्मूदिंग करवाती हैं, केमिकल ट्रीटमेंट लेती हैं केराटिन जैसे, वो भी महिलाओं में ब्लड कैंसर का रिस्क बढ़ाता है? बहुत ज़्यादा। जितने केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, जितने भी केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, दे आर नॉट गुड।
जितने अगर हो सके तो नॉर्मल हेना, शिकाकाई इस टाइप के शैम्पूज यूज़ करना शुरू कर दो। बिकॉज अगर आप कोई भी उठाओगे तो उसमें SLS होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, झाग के लिए वही होता है। तो जितने भी शैम्पूज हैं, सोडियम लॉरेल सल्फेट का काम ही यही है, वो मिमिक करता है, मतलब एक क्लोनिंग की तरह काम करता है कि जैसे अगर आप ऐसे करोगे तो वो भी इसी तरीके से करेगा, सिंपल। सो इट विल मिमिक एज एन सेम हार्मोन। तो ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं, मतलब वो समझ ही नहीं पाते कि उनको कैसे बिहेव करना है। और ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स मतलब ये आपके बॉडी के हार्मोन को डिसरप्ट करते हैं, खराब करते हैं। तो जितना आपके हार्मोन को खराब किया, बीमारी का रिस्क कहीं ज़्यादा बढ़ गया। सिंपल शैम्पूज जो पुराने रीठा, शिकाकाई और जितने पुराने होते थे वो इस्तेमाल करना शुरू कर दो, बजाय इसके कि बड़े बड़े फैंसी नाम जो इंटरनेशनल नाम चल रहे हैं एंड जिसमें SLS जैसे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। प्लीज़ स्टॉप यूजिंग दैट, इट इज़ नॉट यूजफुल। दूसरा, जितने भी स्मूदनिंग और कैराटीन आप वो जो कर रहे हो, दे आर नॉट नॉर्मल। वन ऑफ अ टाइम कर सकते हो, रूटीन में नहीं करो। कभी जो मेरे पास कई सारे पेशेंट्स हैं जो फैशन इंडस्ट्री से हैं, मॉडल्स हैं, बॉलीवुड से हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से हैं, वो जब आती हैं वो कहती हैं, डॉक्टर साहब हमें पता है कि हम जब रेगुलर हमें बैक टू बैक शूट में आना होता है तो हम ब्लो ड्राई कराते हैं, हमें पता है कि ब्लो ड्राई से हार्मफुल हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं, बट हमें डेली कराना पड़ता है। तो इमेजिन अगर हमें कलर बार बार कराना पड़ रहा है तो वो कितना डैमेज करता होगा। एंड आफ्टर बीइंग डायग्नोज्ड विद कैंसर देन दे रियलाइज, काश ये कलर नहीं कराया होता, काश ये नहीं कराया होता। मॉडल्स, फिल्म एक्ट्रेसेस, जितनी हीरोइंस या जो भी फैशन में कैमरे के सामने रहती हैं, एवरीबडी हैज़ रिपेंटेड। उनकी गलतियों से आप सीख जाओ ना। उन्होंने शायद ये मेरे से जो डिस्कस किया, बिकॉज हम एक इस कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में आ जाते हैं कि दे फील कॉन्फिडेंट ऑफ शेयरिंग देयर लाइफ विद मी। एंड आई फील अगर मैं आज ये बता रहा हूँ और बहुत ही पर्सनल बता रहा हूँ, उनकी गलतियों से आप सीख जाओ, आप ये फ्रीक्वेंटली कराना बंद कर दो। वन ऑफ टाइम में करा लो, ठीक है, आपके लिए कॉस्मेटिकली ज़रूरी है, करा लो। आई अंडरस्टैंड फॉर फैशन ज़रूरी है बिकॉज आपको बार बार फैशन शोज़ में जाना है, बट अगर आप कैमरे के सामने हो, ट्राई डूइंग इट वंस इन अ मंथ और मैक्स 3 to 4 times इन अ मंथ। बार बार करना डेंजरस है। ओके, हार्मोन के साथ खिलवाड़ मत करो। वो जो महिलाएं वर्किंग महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो घर से बाहर निकलकर काम करती हैं, नाइट शिफ्ट करती हैं, नाइट शिफ्ट और कैंसर का कोई रिश्ता है? 5 चीज़ें जिससे अगर आपने एक मुझे 5 रीज़न दे दो कि ये 5 रीज़न है जिसकी वजह से कैंसर होता है। नंबर 1 स्लीप, नंबर 2 स्लीप, नंबर 3 स्लीप, नंबर 4 स्लीप, नंबर 5 स्लीप। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, अगर आप टाइम पे नहीं सो रहे, अगर आपका सर्केडियन रिदम ठीक नहीं है, कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे पास कई सारे मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं नाइट शिफ्ट, CISF के कई सारे जवान हैं जो मुझे बड़ा फॉलो करते हैं, कस्टम्स के फॉलो करते हैं, उनकी रात की ड्यूटीज़ होती हैं। उनके मैसेजेस आए, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया कि डॉक्टर साहब मैं रात की ड्यूटी में क्या करूँ। आप करो रात की ड्यूटी, बट दिन में आकर पूरा डार्क रूम करो, अंधेरा करो, घर वालों को बोल दो डिस्टर्ब ना करें और जाके सो जाओ 7 घंटे। रोशनी में सोने से कैंसर होता है? रोशनी में सोने से कैंसर नहीं होता, रोशनी में नींद डिस्टर्ब होती है, उससे डीप स्लीप नहीं होती। स्लीप, नींद जो होती है 3 प्रकार की होती है, REM स्लीप, NREM स्लीप एंड डीप स्लीप। ये डीप स्लीप होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 1.5 घंटे की हो। 4.5 घंटे में अगर आपने REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और डीप स्लीप अगर ये पूरी कर ली, आप फ्रेश हो, आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी इम्यून सिस्टम बेटर हो जाएगा। सो ये जब आप सो रहे हो ना, तो आप सो रहे हो, तब दिमाग नहीं चलते रहना चाहिए, चाहे वो दिन में सो रहे हो चाहे रात में। बेस्ट इज़ रात में सोना, बट अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है या फिर आपका काम ऐसा है जब आप नहीं सो सकते, बट नींद का ध्यान रखना, अंधेरा करके सो, अंधेरा करके सोना वो ज़रूरी है। सोया प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, क्या ये भी ब्रेस्ट कैंसर बढ़ाता है या कम करता है? अगर उसमें केमिकल मिला हुआ है और अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो यस, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। बट अगर वो सोए के दूध से बना है और उसमें से सोया बना रहे हैं तो नहीं होता। केमिकल बेस्ड जो डिब्बों में आता है, लाल सफ़ेद डिब्बों में जिसमें लिखा है कि सोया चंक्स हैं, चेक पलटो, पढ़ो उसमें कितने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं, क्या क्या है। वो प्रिजर्वेटिव से प्रॉब्लम है, चंक से प्रॉब्लम नहीं है।
अगर सोया फ्रेश है और आपको पता है कि सोर्स कहाँ से है, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। चीनी और कैंसर का रिश्ता क्या है? और मीठा छोड़ने से ट्यूमर मरता है? मीठा छोड़ने से ट्यूमर नहीं मरता, बट सफ़ेद चीज़ें लाइफ से हटा दो, कभी कैंसर नहीं होगा। चावल, दूध, चीनी एंड मैदा। पर दूध तो लोग कहते हैं पीना चाहिए, ताकत आती है। दूध अगर गिर गाय का है, जो गुजरात की गिर गाय होती है, अगर आप उसका पी रहे हो, A2 मिल्क होता है वो, अगर आप वो पी रहे हो, आपकी इम्यून सिस्टम बेटर ही होगा। बट बाकी जितने हैं जिसमें आपको नहीं पता कि वो कैसा दूध आ रहा है, ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन लगाकर जो आर्टिफिशियल दूध मिल रहा है, वो नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। सफ़ेद चीज़ें हटा दो, आपकी इम्यून सिस्टम हमेशा बेटर रहेगा। मैदा, चीनी, दूध और जितनी भी सफ़ेद चीज़ें, चावल। बड़ा स्कैरी, मतलब लोग कहते हैं दूध दही खाओ, दूध दही पनीर खाना चाहिए। दूध दही पनीर तब होता था जब पुराने ज़माने में हर चीज़ शुद्ध थी, शुभांकर। नहीं है, समय के साथ चलिए। वो कहते हैं ना, इन रोम लिव लाइक द रोमन्स लिव। तो विटामिन D3 और B12 की कमी भारतीय महिलाओं पुरुषों दोनों में ज़्यादा है, खासतौर पर जो वेजिटेरियन है। क्या ये कैंसर को न्योता देता है? यस, अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी है, B12 की कमी है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है। और कंप्रोमाइज का मतलब आपके शरीर में कैंसर होने का खतरा कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। इट्स सिंपल टेस्ट, रूटीन में हर 3 महीने में कराना है, सीरम D3। अगर आप विटामिन डी चेक करा रहे हो और अगर वो डेफिशिएंट है, मतलब 50 के नीचे है, प्लीज़ रिप्लेनिश इट, उसको वापस फिल करो, उसको वापस दो। प्रॉब्लम ये है, पिटी की सिचुएशन ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक चीज़ है जो हमें नेचुरली बहुत ज़्यादा मिल रही है, वो है धूप, बट उसी में ही हम सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट है। सर मेरे को कमी हो गई थी, मैंने इंजेक्शंस लगवाए अभी। सोचिए, तो इसी वजह से क्यों? B12 D3 दोनों मेरा खत्म था, क्योंकि हम धूप में समय नहीं बिताते ना। और विटामिन D3 अगर आता है तो वो 9 से 11 के बीच में होता है, सुबह। सर मैंने स्टोरी की, सुबह आपको सुबह ही मिलता है विटामिन D3, सुबह D3 9 से 11। और तब हम ऑफिस में होते हैं, कुछ लोग सो रहे होते हैं, कुछ लोग अपने बंद कमरों में या स्कूलों में होते हैं, और वो भी बालकनी में शीशे के अंदर से नहीं लेना होता, आपको बाहर धूप में जाना होता है और स्किन के एक्सपोजर में लेना होता है। तो अगर आपकी स्किन एक्सपोज नहीं हो रही, अगर आप पैर ऊपर करके, मतलब जो पैंट है, पैंट या पैजामा अपना ऊपर करके यहाँ तक नहीं रख रहे, एंड यू हैव टू एक्सपोज योर बॉडी, अगर आप बॉडी अपनी एक्सपोज नहीं कर रहे धूप में, आपको विटामिन डी एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। मतलब ये बड़ी हैरान वाली चीज़ थी मेरे लिए भी। मैंने कहा ना, इसके मल्टीपल इंजेक्शंस लिए मैंने। क्या हमारे किचन का जो स्पंज है, जिसे महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, वो कैंसर की बड़ी वजह है? सबसे बड़ी वजह है, सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है। ये स्पॉन्ज लगातार आपके सब्जियों, आपके प्लेटों को साफ़ करता है, सारी गंदगी सब्जियां वो सब धोकर वापस आप उसको वॉश बेसिन में स्क्वीज़ करते हो और सुखाने के लिए रख देते हो। टॉयलेट से गंदा है वो, टॉयलेट सीट से गंदा है आपका वो जो क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज। टॉयलेट सीट से गंदा है वो स्पॉन्ज, टॉयलेट सीट से गंदा, उससे कहीं ज़्यादा बैक्टीरिया आपके आपके स्पॉन्ज में है। वाई? बिकॉज आपने लगातार इससे अपना फूड पार्टिकल साफ़ किया, अपनी प्लेटें साफ़ करी, सिंक साफ़ किया और धोने के लिए रख दिया, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि उसको आपको गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में रखना चाहिए था ताकि वो बैक्टीरिया मर जाए। बट वो तो स्क्वीज इन एब्जॉर्ब हो गया ना, और फिर वापस आपने दिन में 3 बार वही सेम चीज़ इस्तेमाल करी। एंड सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड अगर हमारी किचन में कुछ होता है तो वो स्पॉन्ज है। आइडली हर 15 दिन में आपको वो स्पॉन्ज चेंज करना चाहिए। लोग नहीं करते, लोग नहीं करते। हाँ, मतलब लोग मेकअप ब्रश फिर भी साफ कर लेते हैं, लेकिन नहीं स्पॉन्ज अलग से गर्मा के, सुखा के, धूप में रखते नहीं रखते। और डेली आपको धूप में रखना ही रखना चाहिए। अगर आप धूप में नहीं रख रहे तो वो सारा बैक्टीरिया वापस प्लेट्स में लगाकर, आपको लग रहा है कि आप क्लीन प्लेट्स में खाना खा रहे हो, बट वो क्लीन प्लेट्स नहीं है। सो सिंपल अवेयरनेस है, डेली वॉश करो, डेली वॉश करके गर्म पानी में रखकर आप पुट इट इन द सन, धूप में रख दीजिए। एटलीस्ट यू विल हैव हेल्दी प्लेट्स एंड हेल्दी फूड। हम लोग 24 घंटे वाईफाई और 5G सिग्नल्स के बीच में रहते हैं। क्या ये रेडिएशंस जो हैं, ये हमारे DNA को चुपचाप म्यूटेट कर रहे हैं? अब मैं ये बात लोगों को बोलता हूँ, लेकिन लोग फिर इस चीज़ को लेके ट्रोल करते हैं कि ये डॉक्टर डराएगा, ये करेगा, बट आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि क्या बोलूं, कई बार इसको
जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके वो स्टडी निकाल रही है कि ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करते, आपके डीएनए को डिस्टर्ब नहीं करते। एक सिंपल सवाल पूछता हूँ जो मैंने हमेशा बोला है और बाद में लोग समझे, लेकिन आई थिंक अगर इस मीडियम से समझ सकें। पुराने ज़माने में ना एक गोरैया चिड़िया होती थी, जो छोटी सी चिड़िया ब्राउन कलर की, जो जगह जगह हर जगह भरती थी। आज कहाँ है? कितनी कम रह गई हैं? पहले भरी बड़ी थी, अब कहाँ है? मेरा दोस्त लिमिटेड, बहुत लिमिटेड। सिंपल गोरैया, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी, नहीं है। कहाँ गई? थिंक। बोल बोल के थक गया हूं मैं। डिस्ट्रप्टिव ये वाईफाई सिग्नल्स, जो 3G सिग्नल्स, 5G सिग्नल्स, दे आर डिस्ट्रप्टिव फॉर ह्यूमन लाइफ। हम उसके बिना नहीं रह सकते, मैं भी जानता हूँ, बट समवेयर डाउन द लाइन हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि ये रेडिएशन की अगर कुछ स्टडी होती है, इफ़ वी कैन चेंज दो सिग्नल्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी। और जनरली कहते हैं कि RFS जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं ये बहुत नॉन आयोनाइजिंग होते हैं। वो मुझे भी साइंटिस्ट बताएंगे, बट मैं पढ़ता हूँ हर एक चीज़, तो मुझे भी पता है ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। बट ये कहाँ लिखा है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन आपके बॉडी के डीएनए को डैमेज नहीं करता? कोई इंडिपेंडेंट स्टडी में आप बता दो मुझे। जितनी स्टडीज़ हैं दे आर ऑल बीन फेड बाय टेलीकॉम कंपनीज, ये प्रूव करने के लिए कि उनके बड़े बड़े वाईफाई के सिग्नल्स लग जाए। एक स्टडी मैंने करी थी और मेरे इवन वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है। 40,000 किलोवाट का जो ट्रांसफार्मर लगा है, उसके सामने किसी का भी घर है ना, उस घर में हमेशा कैंसर होगा। अगर हाई टेंशन वायर्स आपके घर के ऊपर से निकल रही हैं, घर के ऊपर से या घर के सामने से हाई टेंशन वायर्स, कितने किलोवाट की, हज़ारों किलोवाट की, कैंसर का रिस्क कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप इसे वास्तु दे दो, इट्स योर थिंग, मैं साइंस बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हर एक चीज़ फील्ड है। आपकी फ्रीक्वेंसी अलग है, मेरी फ्रीक्वेंसी अलग है। हम लोग तब मैच करते हैं जब हम एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। लाइकवाइज अगर हाई टेंशन वायर्स की एक फ्रीक्वेंसी है जो कहीं ना कहीं तो कुछ एनर्जी फील्ड चेंज कर रही होगी, जब वो एनर्जी फील्ड चेंज कर रही है, आपकी बॉडी नेचुरल से अननेचुरल की तरफ जा रही है। तो बॉडी में लगातार कर रहा हूँ ना, कुछ टाइम बाद इरिटेशन होगा, आपको ये वॉइस इरिटेट करने लगेगी। सेम चीज़ हमारी बॉडी के सेल में होती है। नॉर्मल इक्विलिब्रियम बिगड़ता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। यहां से कैंसर की शुरुआत होती है, बट लोग नहीं समझते। मैंने आजकल एक ट्रेंड देखा है कि लोग एयरपॉड की जगह पर पुराने वाले हेडफोन लगाने यूज कर चुके हैं। तार वाले कॉर्डेड। हाँ, इसके पीछे क्या रीज़न है? अब वैसे तो कहते हैं कि वाईफाई से और फ़ोन के सिग्नल से कैंसर नहीं होता, तो फिर ये क्यों चेंज कर रहे हो? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, EMF, आप जब भी EMF का एक इक्विपमेंट लाओगे और उसमें आप चेक करोगे तो एक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है विच इज़ डिसरप्टिंग योर फील्ड, आपकी बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हर कोई मानता है कि हमारे जब कंपास होता है तो कंपास में नॉर्थ साउथ बॉडी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अलाइंड होता है। ये तो मानते हो आप, या इसको भी कोई नहीं मानता? अगर आप इसको मानते हो तो ये भी मानते होगे कि हर आसपास हमारे मैग्नेटिक फील्ड है। जब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम जब डिसरप्ट करते हैं, मतलब हम चीज़ों को पुश अगेंस्ट जाते हैं, हम वहीं पर ही बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एयरपॉड्स हैं थ्रू ब्लूटूथ, ये भी तो कुछ एक फ्रीक्वेंसी वेव्स एमिट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे, कई लोग हैं जो लगातार 10 घंटे 15 घंटे फ़ोन पे लगे रहते हैं और फिर शाम को आके कहते हैं यार सर दर्द हो रहा है। क्यों? यही रीज़न है। कभी भी किसी को भी पूछ लेना जो 8-10 घंटे दिन भर बस फ़ोन पे ही बात कर रहा है, हाँ जी कितना ऑर्डर, हाँ जी कितना ऑर्डर, हाँ जी कितना ऑर्डर, शाम को घर पे जाके कहता होगा कि मेरे सर दर्द हो रहा है। इट्स ओनली बिकॉज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो कौन सा हेडफोन यूज करें? तार वाला बेस्ट, तार वाला, सिंपल, पुराना, देसी। यू वुड नेवर गो रॉन्ग। हर चीज़ को ये क्वांटिफाई कर लो कि क्या ये मुझे नेचर से पास ले जा रहा है या नेचर से दूर ले जा रहा है। अगर नेचर से दूर ले जा रहा है मतलब आप बीमार पड़ोगे, अगर आप टुवर्ड्स नेचर जा रहे हो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। सिंपल। तो सिंपल तार वाला यूज़ करो, तार लगा के। आप बुरा लगे यूज़ करते? मैंने एयरपोर्ट्स नहीं यूज़ करता, मेरा तार वाला ही चलता है और केवल कॉर्डेड चलता है। मैं अगर यूज़ करूँगा केवल तार वाला यूज़ करूँगा, नहीं करूँगा एयरपोर्ट्स यूज़। ओके।
नॉर्मली हम लोग जब फ़ोन रात को सोते छोटी छोटी चीज़ें, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, छोटी छोटी चीज़ें ना अगर हम लाइफ में इस्तेमाल कर लें तो हमारी लाइफ नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना लोगों ने अब बंद कर दिया है, थर्मस ले जाना शुरू कर दिया है। अगर आपने मेरे यहाँ भी देखा हो, मैं थर्मस लेकर आया हूँ। यही सेम छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर एक फैशनेबल बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जिम करते हुए आप म्यूज़िक सुन रहे हो और वो ब्लूटूथ हेडफोन्स यूज़ कर रहे हो, क्यों? तार वाला यूज़ कर लो। और अगर सुनना है तो उस समय म्यूज़िक मत सुनो अगर आपको एक्सरसाइज करते हुए प्रॉब्लम हो रही है। बट छोटी छोटी हैबिट्स, स्मॉल चेंजेस अगर आप लगातार करोगे ऑन अ लॉन्ग टाइम, अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। ये चेंजेस करने जरूरी है। नॉर्मली हम लोग रात को सोते हैं तो फ़ोन चेक किया और फ़ोन उठा के तकिए के बगल रख दिया, कई बार तकिए के नीचे रख दिया, बगल में रख दिया, ये सेफ है? और सुबह उठोगे तो आप कभी फ्रेश फील नहीं करोगे, क्योंकि आप कहाँ से सेफ फील कर रहे हो। आपके कमरे में आपका फ़ोन जाना ही नहीं चाहिए। आपके कमरे में आपका फ़ोन अगर जा रहा है, आप बीमारी को अपने कमरे में ले जा रहे हो। क्या बात करें, मतलब Yes. फ़ोन कमरे में नहीं रख के सोए? क्यों सोना? क्या ज़रूरत है? What is there? उसी से सुबह उसी से शाम होती है, तो वही तो गलत है, वही तो गलत है। आपको अगर अपने से दूर जाकर दूसरों के करीब आ रहे हो जिनसे आपको कोई मतलब नहीं है और जिनको आप सोशली कनेक्ट फील कर रहे हो, बट अपने आप को बीमार करके कर रहे हो, क्या फ़ायदा? क्या नुकसान एक होगा? रूल, अगर मैं आप बीमार पड़ रहे हो, सबसे पहले उठकर आपने सबसे पहले तो डोपामिन लिया, आपने अपने हार्मोन्स को डिस्टर्ब किया। आपको जो करना चाहिए, जो सुबह उठकर फर्स्ट थिंग, अगर आपको बीमार नहीं पड़ना ना, आंखें खुलने से पहले, आंखें खुलने के बाद फौरन सबसे पहले धूप में चले जाओ या आउटसाइड लाइट ले लो। आपके बॉडी के वापस हार्मोन्स नॉर्मल आने शुरू हो जाएंगे। सर्केडियन रिदम एक टर्म होता है जिसमें आप बॉडी को पता चल जाता है कि अब सुबह है और अब शाम है। सबसे पहले उठकर बालकनी में, खिड़की पर, कहीं पर भी अगर नेचुरल लाइट आ रही है, जाके सीधा लाइट को एब्जॉर्ब कर लो। अगर आप फ़ोन बार बार अंदर ले जा रहे हो तो सबसे पहले आप फ़ोन देखोगे, और फ़ोन देखने पर आपने जैसे व्हाट्सएप खोला या सोशल मीडिया खोला, वो लाखों लोग तो अपने अपने कमरे में बुला लिए, लेकिन अपने आप को बीमारी के पास ले गए। यू नॉट नॉर्मल। जितना आप फ़ोन देखोगे उतना आप बीमार पड़ोगे। हम लोग घर में आरओ का पानी पीते हैं, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि मिनरल्स की कमी होती है, जो अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्टली कैंसर की वजह होती है। यस। तो फिर पानी कौन सा पिए? ओरिजिनल वाला पिएंगे तो वो मार डालेगा, आप आरओ वाला कह रहे हो मिनरल के बिना वो मार डालेगा। नहीं, आप चेक कराते रहो। सो एक सिंपल सा TDS मीटर आता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो अगर आपने टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स अपने पानी के चेक कर लिए, तो आप उससे चेक कर सकते हो कि कितना TDS है, कितना आपके सॉल्ट्स आपके अंदर जा रहे हैं, कितना आपके कैल्शियम मैग्नीशियम पानी के थ्रू अंदर गया है। अगर आपने वो रूटीन में चेक कर लिया तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, बट वो जनरली 80 to 120 के बीच में होना चाहिए। ओके। एक नई थ्योरी सर आई थी कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। जी। कि अगर आप सिर्फ बैठे रहते हैं तो इससे कैंसर कई गुना खतरा बढ़ जाता है। हाँ, सच है? यस। अगर आप 2 घंटे से 4 घंटे बैठे हुए हो तो एक पैकेट जितना सिगरेट का जो डैमेज होता है शरीर में, वो आपने कर लिया। 20 सिगरेट का नशा, 20 सिगरेट का डैमेज आपने 2 घंटे लगातार बैठे हुए कर लिया। हर आधे घंटे बाद 5 मिनट के लिए एक चक्कर काट लो। जस्ट गेट अप, वॉक, पूरे अपने कमरे में वॉक किया 2-3 मिनट के लिए, आके बैठ गए। हर आधे घंटे में अगर आप लगातार बैठ रहे हो तो इट इज़ द न्यू स्मोकिंग। वो डैमेज आपके इम्यून सिस्टम का होगा जो स्मोकिंग का होता है, वो लगातार बैठे रहने से होता है। नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत खतरनाक है तो फिर। यस। और जो लोग भी सिटिंग जॉब में है, मतलब एज डॉक्टर्स ऑल्सो, हम लोग लगातार बैठे रहते हैं। सो मैंने क्या किया है, अपने फ़ोन, अपने उस पर टेबल पे एक रिमाइंडर लगाया हुआ है। हर आधे घंटे में एक छोटा सा बजर बजता है, आई गेट अप, वॉक अराउंड द चैम्बर एंड डू इट। तो अगर कोई लगातार ऐसे बैठने वाला जॉब है आपका, प्लीज़ उठिए, थोड़ा सा वॉक करिए, आकर फिर दोबारा बैठ जाइए और फिर अपना काम करिए। बट हर आधे घंटे में उठना ही उठना है। ओके। अब हम कैंसर ट्रीटमेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं। जी। कीमोथेरेपी का नाम सुनते लोग डर जाते हैं। क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे ना बाल झड़े ना चेहरा खराब हो? कैंसर हीलियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी जो हम लोग करते हैं, हमारे पूरे इंडिया भर में ऑलमोस्ट 28 सेंटर्स हैं। अभी 10 अप्रैल को 29 सेंटर खोलने जा रहे हैं। सो
ये जितने सेंटर्स हैं ये केवल कैंसर हीलर थेरेपी मतलब इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा बूस्ट करते हैं, ना बाल झड़ेंगे, ना चेहरा खराब होगा, ना काउंट्स कम होंगे, ना आपका इम्यून सिस्टम लो होगा, ना आपके किसी तरीके का हीमोग्लोबिन कम होगा, ना कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा, ना नॉजिया होगा, ना वॉमिटिंग होगी। और आप नॉर्मली आपको लगेगा नहीं कि आप कैंसर का इलाज करा रहे हो। ज़ीरो साइड इफेक्ट्स एंड रिजल्ट आर वेरी गुड। आपको कीमो करानी है, आप कीमो करा लो, बट उसके साथ अगर जब आप कैंसर हीलर थेरेपी कराते हो तो दोनों पैरेलल एक रेलवे ट्रैक की तरह चलता है, आपस में कभी नहीं मिलते। आप कीमो कराते रहो। कई बार फैमिली में ऐसे कई लोग आते हैं शुभांकर, वो कहते हैं हमें कीमो नहीं छोड़नी, ठीक है आप कराइए। उसके साथ साथ जब आप कैंसर हीलर थेरेपी कराते हो या ये इम्यूनोथेरेपी कैम्प बेस कराते हो, दोनों एज ए रेलवे ट्रैक चलती है, आपस में कीमो के साइड इफेक्ट्स नहीं आते ये दवाई चलते हुए, प्लस पेशेंट चल के जाता है कीमो कराने, चल के आता है, कोई डाउन टाइम नहीं होता। डॉक्टर्स हैरान होते कि अरे आपको कीमो के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिख रहा है। वो चुपचाप बैठा रहता है, वो बताते हुए कि अब मन में जानता है कि हाँ मैं ये कैंसर हीलर थेरेपी करा रहा हूँ या हमारी इम्यूनोथेरेपी करा रहा हूँ। सो दैट्स अ चेंज। ओके, बायोप्सी के बारे में ये खौफ है कि सुई लगते ही कैंसर शरीर में आग की तरह फैल जाएगा, ये अफवाह महिलाओं की जान लेता है? ये ऐसा नहीं है कि महिलाओं की जान लेता है, लेकिन हाँ कैंसर में ये ज़रूर है कि जब अगर आपको कीमो करानी है, बायोप्सी करानी मस्ट है। बिना बायोप्सी कराए आप कीमोथेरेपी या वो ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते। बट अगर आपको कीमोथेरेपी नहीं करानी, फिर आप बायोप्सी मत कराओ, फिर आप पेट स्कैन से डायग्नोज करिए। आपने जब डायग्नोज कर लिया और उसमें कैंसर क्लियर हो गया या FNAC से कंफर्म हो गया, फिर उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट चुन सकते हो, वो चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऑन्को का ट्रीटमेंट कराना है, आपको बायोप्सी करानी मस्ट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर किसी का कैंसर स्टेज 0 पर डिटेक्ट हो जाए तो क्या 100% रिवर्स कर सकते हैं बिना सर्जरी के? यस, अगर कार्सिनोमा इन सीटू है, अगर कार्सिनोमा 0 है, स्टेज 0 है विच इज कार्सिनोमा इन सीटू, तो यस अर्ली स्टेजेस में कैंसर 100% रिवर्सिबल होता है। ये लोगों के मन में मिथ है कि कैंसर ठीक नहीं होता, ऐसा नहीं है। क्या ओरल सेक्स से होने वाला HPV वायरस गले के कैंसर का बड़ा कारण है? हाँ, अगर HPV वायरस ओरल सेक्स आप रूटीन में कर रहे हो और ओरल हाइजीन आप क्लियर मेंटेन नहीं कर रहे, तो यस ओरल कैंसर का रिस्क कहीं ज़्यादा, और इनफैक्ट थ्रोट कैंसर, फेरेंजियल कैंसर, लैरिंक्स कैंसर, इसका रिस्क भी यानी भोजनली और सांस की नली का कैंसर, उसका रिस्क भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी वैक्सीनेशन से बच सकते हैं? HPV वैक्सीन आती है, गार्डासिल करके आती है, सो यस आप वो लगवा सकते हो, बट डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या एज है। और कैंसर के अनकहे और अजीबोगरीब लक्षण क्या है? अनकहे मतलब क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो कॉमन होते हैं अलग बीमारियों के भी, लेकिन आपको अगर आ रहे हैं तो आपको पकड़ना चाहिए? आज डायरिया था, कल कॉन्स्टिपेशन हो गया, परसों फिर डायरिया हो गया, फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया। डायरिया इज ऑल्टरनेटिव विद कॉन्स्टिपेशन, सबसे बड़ा सिम्टम। लोग इसको इग्नोर करते हैं। कुछ भी खाया, लिवर वीक है, एकदम से वॉशरूम के लिए जाना पड़ा, भागना पड़ा, ये कैंसर का रिस्क होता है। तीसरा, इर्रेगुलर पीरियड्स होना, वो कैंसर का रिस्क होता है। चौथा, जनरली दांतों के बीच में गाल का कटना बार बार, और उसके बाद वहाँ पर एक वाइट तरीके का स्पॉट हो जाना, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया भी कहते हैं, या इरेथ्रोप्लेकिया, रेड स्पॉट हो जाता है, और उसको लोग इग्नोर करते हैं। वो CA बकल म्यूकोसा या CA चीक का लक्षण हो सकता है। बार बार छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाना शरीर में, और वो जिसमें ब्लू स्पॉट्स छोटे से हो जाना, और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद चले जाना, बट फिर दोबारा हो जाना। वो कहीं ना कहीं बार बार फीवर आना, आज फीवर हुआ, आपने दवाई ली, 15 दिन बाद फिर रिपीट हुआ, फिर 15 दिन बाद रिपीट हुआ, और आप उसके लिए एंटीबायोटिक ले रहे हो, दवाई ले रहे हो, पर आपने ब्लड पिक्चर नहीं चेक कराई, ब्लड पिक्चर नहीं चेक किया, आपने CBC नहीं कराई, सो वो कहीं ना कहीं ब्लड कैंसर का रिस्क हो सकता है। बार बार खांसी होना, आपको लगता है कि खांसी हो रहा है, मुझे एलर्जी है, और इसको इग्नोर किया, गला ख़राब हो गया, अरे मैं डस्ट में गया था, मुझे खांसी हो गई, और वो लगातार रहना और जाना नहीं। आपने कफ सिरप ट्राई किया, एंटीबायोटिक ट्राई किया, उस समय के लिए रिकवर हो गई, बट दोबारा हो गई, लंग कैंसर का रिस्क हो सकता है। सो कई सारे नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो आए दिन, जिसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब जो दूसरी बीमारियों जैसा दिखने वाले सिम्टम्स होते हैं, बट अगर आप उसको इग्नोर करते हो, दूसरी कैंसर जैसी बीमारी का भी रिस्क बढ़ जाता है। क्या टैटू करवाने से भी कैंसर का खतरा होता है? बहुत सारे लोग पूरी बॉडी में टैटू करवा लेते हैं, और आप कह रहे हैं नेचर से जितना दूर जाओगे उतना कैंसर करीब, तो क्या वो खतरनाक होता है?
सो बेसिकली क्या होता है, जब आप टैटू कराते हो तो ये जो इंक है जब ये स्किन के ऊपर की लेयर में जाती है तो मैक्रोफेजेस वहाँ पर सीधे अटैक करते हैं, क्योंकि एक आर्टिफिशियल आई वुड से आर्टिफिशियल इंक है जो फॉरेन बॉडी है जो आपके शरीर के अंदर गई है. सो सीधे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू हो जाता है. जब आप टैटू कराते हो तो आपकी पूरी स्किन रेड होती है डे 1 डे 2 पे, बिकॉज इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है. फिर धीरे धीरे करके कहते हैं कि अरे इसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करती है. अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव है, अगर आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन पॉइंट ऑलरेडी हाई है, अगर आपने इम्यून सिस्टम ऑलरेडी आपने काफ़ी ज़्यादा लो है, आपको टैटू नहीं कराना चाहिए. अगर आप टैटू करा रहे हो और आपका बॉडी इन्फ्लेमेशन टेकअप नहीं कर सकता या उसको डील नहीं कर सकता और इम्यूनिटी लो है, डोंट गेट इट डन. कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. और अगर आप इसको इजीली करा सकते हो, ठीक है, फिर आप करा सकते हो. क्या पोर्नोग्राफी और इंटीमेट टॉयज का बढ़ता चलन महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन और आगे चलकर कैंसर की वजह हो सकता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. शुभांकर के पास अगर आए और वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना पूछे तो ऐसा हो नहीं सकता. अगर ये आजकल काफी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब अच्छा, तो इट्स गोना बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोग कर रहे हैं कम से कम, क्योंकि आज पूरा पॉडकास्ट ही महिलाओं के हमने अगर उसको आप अच्छे से सैनिटाइज नहीं कर रहे हो, अगर इफ यू आर नॉट क्लीनिंग इट वेल, तो फिर यस आपको इन्फेक्शन का खतरा, जैसे मैंने स्पॉन्ज का बताया, तो सेम चीज़ तो आप इंटीमेट टॉयज का भी होता है ना. इफ़ यू आर नॉट क्लीनिंग इट वेल, अगर आपने उसको अच्छे से वॉश नहीं किया, अगर आपने उसको अच्छे से सैनिटाइज या क्लीन नहीं किया, तो ऑब्वियसली आप वो जर्म्स या वो बैक्टीरिया बार बार ले रहे हो. तो ये बहुत ही सेंसिटिव, वेजाइना की जो लेयर होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, और बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड प्योर होती है. तो जब आप उसमें आर्टिफिशियल बैक्टीरिया बाहर का ला रहे हो, इन्फेक्शन का रिस्क कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है. सो वो इन्फेक्शन हमेशा, हर जो इन्फेक्शन होता है वो रेट्रोग्रेड होता है, मतलब ऊपर की तरफ असेंड होता है. तो जब वो इन्फेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं ओवरीज में या फिर वल्वा में या फिर वेजाइना में इन्फेक्शन कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है. और वो जब इन्फेक्शन बढ़ा, जो अनट्रीटेड रहा. क्या लोनलीनेस और ब्रोकन हार्ट शरीर में ऐसे टॉक्सिन्स पैदा करते हैं जो कैंसर सेल्स को जन्म देते हैं, और क्या दुख कैंसर की वजह है? यस, अनहील्ड ट्रॉमा. अगर दुख है आपको, एक लेडी आई थी मेरे पास जिसको कैंसर डायग्नोज हुआ, ऑल ऑफ अ सडन, कोई सिम्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, हिल्स पे रहती है, पालमपुर नहीं सॉरी धर्मशाला की थी. एंड जब आई मेरे पास तो बहुत रो रही थी, सारी चीज़ें. तो मैंने कहा क्या हुआ आपको, क्या मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, कैसे डायग्नोज हुआ? तो उसकी बेटी साथ में बैठी थी, उसने बताया कि अभी अभी इनके हस्बैंड की डेथ हुई 1 साल पहले, और उसके बाद से ये थ्रू आउट ही रोती रहती है, और कुछ भी सोशली लोगों से मिलना बंद कर दिया, दोस्तों से नहीं मिलती. इनके यार दोस्त है जो आपस में इनके कथा कर रहे, सत्संग में जाती थी, मंदिर जाती थी, वो सब बंद कर दिया और घर पे कन्फाइंड हो गई. और पति के जाने के बाद वो लॉस ही बेयर नहीं कर पाई कि मेरा लाइफ पार्टनर चला गया. 1 साल बाद कैंसर डायग्नोज हो गया. लोनलीनेस एंड अ लॉस ऑफ अ लव्ड वन, मतलब जिससे प्यार करते थे वो चला गया, उसका सदमा और अकेलापन. अगर आप अकेले रहते हो, ये कैंसर का रिस्क कहीं ज्यादा बढ़ा देता है. ओके, ऑलवेज टॉक टू समवन, अकेले मत रहो. दूसरा, अगर हो सके तो जो भी इमोशनल ट्रॉमा है, वो कहते हैं ना कि अरे यार भूल जा आगे बढ़, टेक इट आउट, इट्स ओके, प्रोसेस. एक कहावत है, प्रोसेस द पेन. लाइफ में किसी की भी अगर डेथ हो गई है जो आपके बहुत अजीज था, जो बहुत प्यारा था, कोई भूलने की जरूरत नहीं है. याद रखो, धीरे धीरे करके प्रोसेस करो, रिलीज आउट करो. अंदर इमोशंस को मत रखो. शरीर का हर सेल की मेमोरी होती है, एवरी सेल हैज अ मेमोरी. आप भूल जाते हो, सेल्स याद रखते हैं, और जो सेल मेमोरी याद रखती है वो किसी ना किसी बहाने से बाहर निकलती है. कैंसर उसका सबसे बड़ा कारण है. अनहील्ड, अगर आपने इस सेल की मेमोरी को हील नहीं किया, मतलब वो इमोशन को वेंट आउट नहीं किया, बक दो, बोल दो, दोस्तों से शेयर कर दो, डेली रोना 1 महीने तक रो लो, कोई दबाने की जरूरत नहीं. मत रो, जो बोलते हैं ना परिवार में, मत रो, चुप हो जा, भूल जा उसे, आगे बढ़. नहीं, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, जितना लगे डू इट, बट देन सेल की मेमोरी को भुला दो.
शरीर को याद मत रहने दो, खुद भी वेंट आउट कर दो. इट शुड बी एज अ पॉजिटिव एंड अ गुड मेमोरी. हाँ, मैंने के साथ ये दिन अच्छे स्पेंड किए, बजाय इसके कि आप इस ट्रॉमा में रहो, हाय मुझे छोड़ के चले गए. दैट्स इंपॉर्टेंट. महिलाओं में जो नेल एक्सटेंशन आता है, नेल पॉलिश होती है, लिपस्टिक का रोज़ाना इस्तेमाल होता है जिसमें लीड होता है, क्या वो ब्लड कैंसर या स्किन कैंसर का कारण बन सकता है? यस, हमने पुराने पॉडकास्ट पे बात करी थी. आप मुझे कोई भी लिपस्टिक उठा लो, कोई भी नेल पॉलिश उठा लो, उसके प्रोडक्ट्स देख लो, आज तक सबसे ज़्यादा अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री नेल पॉलिश, नेल पेंट एंड लिपस्टिक की है. और किसी भी लिपस्टिक में, किसी भी नेल पेंट में, किसी भी नेल पॉलिश में नहीं लिखा होता उस पर इंग्रेडिएंट्स क्या है, और उसमें जो लेड होता है, उसमें जो केमिकल्स होते हैं, उसी के थ्रू आपने नेल पेंट लगाया और उसी के थ्रू आपने खाया. आपने अच्छी सी पानी पूड़ी ली, पानी पूड़ी खाई, धीरे धीरे करके वो नेल पेंट आप इंजेस्ट कर रहे हो. दीज ऑल केमिकल्स आर गोइंग इनसाइड योर बॉडी. फिर यही आगे चल के फ्यूचर में ब्रेस्ट मिल्क में भी आएगा, यही आगे चल के आप अंदर भी एब्जॉर्ब करोगे. इन सब में माइक्रोप्लास्टिक्स भी होते हैं. अगर मैं हमेशा कहता हूँ अपने पेशेंट्स को, अगर कभी भी किसी का स्कैन, अगर कोई ऐसी मशीन आ जाए जिसके थ्रू हम किसी के शरीर का माइक्रोप्लास्टिक लेवल रूटीन में जांच करने लगे, हर किसी की लाइफ में ना एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक निकलेगा हर किसी के शरीर में. सोचो वो डीएनए को कितना डैमेज कर चुका होगा हर किसी के शरीर में. जो प्लास्टिक की बोतल में आप पानी पी रहे हो, जो प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हो, जो गर्म चाय पी रहे हो, एवरीथिंग, जितनी प्लास्टिक आप इंजेस्ट कर रहे हो रूटीन में, हर साल एक क्रेडिट कार्ड जितनी प्लास्टिक आप अपने शरीर से बाहर निकालोगे. इतना प्लास्टिक हमारे अंदर है, माइक्रोप्लास्टिक. इवन जो टूथब्रश भी यूज़ कर रहे हो ना, माइक्रोब्रिसल्स, वो छोटे छोटे माइक्रोब्रिसल्स, वो डेली ब्रश करते हुए माइक्रोब्रिसल्स भी अंदर प्लास्टिक्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं. नोबडी इज नोटिसिंग इट, नोबडी इज नोटिसिंग इट. और एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक हमारे शरीर से निकलेगा. बाप रे. नहीं, डरना नहीं है. सॉल्यूशन है इसका, हर चीज़ का एक ऑप्शन चूज करना है, और वो ऑप्शन अगर आप राइटफुली चूज करते हो, यू कैन बी आउट ऑफ इट. ओके. मैंने अभी कई सारे सेक्सुअल डॉक्टरों से बातचीत की जी. तो एक नया टर्म उन्होंने बताया था कि वेजाइनल टाइटनिंग, कि उनकी क्रीम्स आती हैं, जेल बहुत वायरल होते हैं, जो अगेन ये क्विक फिक्स तरीके हैं. क्या ये सब भी महिलाओं में कैंसर बढ़ने की वजह हो सकते हैं? विजाइनल टाइटनिंग नेचुरल फॉर्म से या केमिकल से? केमिकल के थ्रू, क्रीम्स के थ्रू. आंसर मिल गया आपको. लेबल पढ़ो, इंग्रेडिएंट्स पढ़ो. अगर कोई केमिकल है जो आपने नाम नहीं सुना और जिसके लिए आपको चैट जीपीटी या गूगल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसको शरीर पे मत लगाओ. इफ एनीथिंग, जो भी सिंपल चीज, कुछ भी लो, अगर आपने उस केमिकल का नाम नहीं सुना और वो केमिकल आप रूटीन में अपने शरीर पे नहीं इस्तेमाल करोगे, तो फिर क्यों यूज करना, क्यों बीमार पड़ना चाहते हो? टेम्पररी खुशी के लिए लॉन्ग टर्म डैमेज मत लाओ. हेल्दी रहना इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन लाइफ. स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, मस्त रहो, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी दुआ है, सबसे बड़ी बरकत है आपकी लाइफ में. और यही प्रे होनी चाहिए, यही प्रेयर होनी चाहिए. अगर ये सारे केमिकल्स यूज़ करके आपको वो छोटी सी खुशी मिलती है जो वन टाइम है, तो वन टाइम कर लो, 2 बार है कर लो. नेल पेंट लगाना है, लगा लो 6 महीने में 1 बार, रेगुलर नहीं. क्योंकि वन टाइम लगाओगे ना, बॉडी उसको इजेक्ट आउट कर देगी, बाहर निकाल देगी. बार बार लगाते रहोगे ना, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम बोल जाएगा यार ये तो नेचुरल है, इसको मतलब इसका दिमाग पलट गया, इसको बीमारी पड़ना है. सिंपल. तो बॉडी भी तो रिवेंज लेंगी ना. म्यूजिक से कैंसर हीलिंग होती है, थेरेपी? यस यस. इनफैक्ट हम लोग ऋषभ का शो कर रहे हैं, ऋषभ रेखी राम शर्मा का, सितार फॉर मेंटल हीलिंग. द रीज़न वाई वी कनेक्टेड इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस. कि एक जब हमारे प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें एक सेशन होता है जिसमें हम म्यूज़िक हीलिंग कराते हैं, जहाँ पर हम सजेस्ट करते हैं कि ये मेडिटेशन करना है और ये हीलिंग करनी है. सितार फॉर मेंटल हीलिंग एक जो प्रोजेक्ट है ऋषभ रेखी राम शर्मा का, ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, एंड दैट्स हाउ वी कनेक्टेड. सो म्यूज़िक से अगर आप जब हील होते हो, आई थिंक आप सब कुछ भूल जाते हो. कभी भी ट्राई करना. आपका फेवरेट सॉन्ग हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका मूड ख़राब है, आप गाड़ी में या घर पर वो म्यूज़िक, अपना जो फेवरेट गाना वो लगा देना, सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे. कभी भी ट्राई करना. दुखी दिल है, रोने वाले गाने मत लगाना, अपने पसंद का गाना लगाना. खुश हो, अपना पसंद का गाना लगाना.
बॉस से झगड़ा हुआ है, पसंद का गाना लगाना। कुछ भी बुरा हुआ है और कुछ बहुत अच्छा हुआ है, आपके इमोशंस चेंज हो जाएंगे। सो देयर इज दिस हार्मोन विच इज एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, मतलब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, विच इज़ अ फील गुड हार्मोन। जो जादू की झप्पी थी ना मुन्ना भाई की, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, 7 सेकेंड हग वाली, तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो बॉडी में यू फील गुड। म्यूजिक वो थेरेपी है जो आपके सारे इमोशन को हील करती है। लोग उसी को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आपको कुछ भी करना है ना, एक डेली रिचुअल बना लो, म्यूजिक सुन लो। बुरा मूड है, म्यूजिक सुन लो। अच्छा मूड है, म्यूजिक सुन लो। खराब फील कर रहे हो, म्यूजिक सुन लो। वॉट एवर, पंजाबी गाने पसंद है, कुछ भी पसंद है, वॉट एवर, आपका फेवरेट सॉन्ग, आपको वो ऐसा रेजोनेट करेगा कि एवरी सेल वुड वाइब्रेट इन अ फ्रीक्वेंसी जो केवल हील करेगी। कितना भी केमिकल खा लिया, क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक भी अंदर ले लिया, बट एवरी सेल ऑफ द बॉडी वुड केवल हीलिंग पे जाएगी अपने आप ही। क्या जादू है म्यूजिक में, नहीं पता मुझे। क्या स्टडी हुई है, नहीं पता मुझे, बट आई हैव सीन इट लाइव। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्या कोई ऐसी एंटी कैंसर डाइट है जो महिलाओं को अपनी रोजाना जिंदगी में शामिल करनी चाहिए जिससे कैंसर खतरा कम हो जाए? जितना हो सके फाइबर रिच फूड खाओ, जितना हो सके फल खाओ। शरीर में डेली फल लेना ही लेना है, सॉरी, अपनी डाइट में डेली फल लेना ही लेना है। अपनी डाइट में डेली क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, मतलब ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, जो क्रूसिफरस वेजिटेबल्स है वो लेने ही लेने हैं। पत्ते वाली सब्जियां लेनी ही लेनी है। तीसरा, जो भी आप पकाओ एक अच्छे मूड में पकाओ, एक यू शुड हैव दैट पॉजिटिव इमोशन। और कभी भी सब्जी पकाने से पहले आधे घंटे बेकिंग सोडा, और वो जो खाने वाला सोडा और विनेगर डालकर सब्जियों को भिगो के ज़रूर रखो, ताकि जितने पेस्टिसाइड्स हैं वो उसके अंदर निकल जाए। अच्छे तरीके से पकाओ। एंड अपने खाने में सब्जी, दाल, प्रोटीन, एक सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड जो हमारे खाने में है, डाइट में है, वो है प्रोटीन। हम इग्नोर करते हैं, लेडीज़ खासकर, सारी महिलाएं प्रोटीन को इग्नोर करती हैं। डेली प्रोटीन लेना ही लेना है। प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी, मतलब आपकी बॉडी की जितनी मसल्स हैं वो सब प्रोटीन से बनती हैं। उसको इग्नोर मत करो। अंडा खाते हो ठीक है, नहीं खाते तो ऐसे कई सारे वेजिटेबल प्रोटीन हैं जिसको आप ले सकते हो, ताकि आप कभी भी वीक ना पड़ो, कमज़ोर ना पड़ो। और कैल्शियम लेना मत भूलना, बिकॉज शरीर में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हड्डियों के लिए और आगे बीमार ना पड़ने के लिए। इस पूरे पॉडकास्ट को करके मुझे समझ में आया कि अगर आप स्मार्ट रहते हैं तो आप कैंसर से बच सकते हैं। यस। हालांकि स्मार्ट का मैंने एक अलग फॉर्मूला निकाला है। क्या? स्मार्ट एज इन स्क्रीनिंग कराते रहिए, यस, जिसको आप एस कहते हैं। एम, मॉर्निंग में उठिए, यस, धूप लीजिए, यस, आप बेहतर रहेंगे। तीसरा, खान पान और जीवन में थोड़ा एक्टिव रहिए, यस, एक्टिव लाइफस्टाइल हो। चौथा, आर, रेस्ट कीजिए, अंधेरे में नींद, सुकून की नींद, अंधेरे में सोइए, आप मस्त रहेंगे। और आखिरी, टी, टॉक, बात कीजिए। आधा बात करने से दुख खत्म होता है, दुख खत्म हो जाएगा तो कैंसर का खतरा अपने आप आधा कम हो जाएगा। यस, आई थिंक ये स्मार्ट तरीका ठीक है। यस। और अगर जिंदगी में आप स्मार्ट हैं, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। एक स्मार्ट काम आपने भी किया था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आप और बाबा बागेश्वर ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैंने देखा कि आपने साथ में कोलैबोरेट किया था कुछ जी। क्या था वो कोलैबोरेशन? आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हमें वहाँ पर, वो सब जानते हैं कि वहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बनना है, जो उनका एक बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने कि लोग अस्पताल में मंदिर बनाते हैं, मैं मंदिर में अस्पताल बनाऊंगा। और बागेश्वर धाम में उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया कि वहाँ पर वो कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। अब जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था कैंसर हॉस्पिटल का, तो मेरी ऐसी मुलाकात हुई किसी एक दोस्त के थ्रू। तो जब मैं मिलने गया उनसे, तो उन्होंने कहा आप कैंसर का देखते हो और ऐसे कैंसर हीलर सेंटर का आप करते हो, तो क्यों ना वहाँ पर एक कैंप किया जाए 3 महीने का, आप कैंप करके दिखाओ। हमने सुना है आपका कि आप कैंसर में बहुत अच्छा कर रहे हो, एक बार कैंप करके हमें भी दिखाओ क्या रिजल्ट आते हैं। जब हमने वहाँ पर कैंप किया तो उन्होंने हमें जगह प्रोवाइड करी और हमने वहाँ पर पूरा 3 महीने का कैंप किया, जिसमें हमने पूरा चैरिटेबल किया था। और उस चैरिटेबल कैंप में इमेजिन जितने पेशेंट्स आए थे, 90% पेशेंट्स ने पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया दवाइयों से। उसका वीडियो भी मैंने आपको भेजूंगा इस वीडियो के बाद। तो 90% लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट था कि हर पेशेंट ने यही कहा, फ़ायदा है, फ़ायदा है, फ़ायदा है, फ़ायदा है। और उन मरीज़ों की हालत ये थी कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अगर आप उन्हें देखोगे तो उनके घर में कई लोग ऐसे थे जो झाड़ू पोंछा कटका करती है। दूसरी एक लेडी आई जिसने टीका लगाने का मंदिर में वो किया था, उसके 2, 4, 5 रुपये कमाती है। कई लोग थे जिनकी रेडियाँ थीं,
मूंगफली की रेडियाँ, गज्जक की रेडियाँ, ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उस जगह जब मैंने कैंप लगाया तब वी कनेक्टेड, एंड उसके बाद से फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अब कैंप का इतना अच्छा सक्सेस रहा है तो इट इज़ हिज ग्रेटनेस कि उन्होंने ये बोला कि अब आप आगे भी करो कैंसर का, और अब ये कैंप यहाँ से नहीं हटेगा, अब आप थ्रू आउट यहीं करोगे। तो एक तरफ भले ये बड़ा अस्पताल बनेगा करोड़ों रुपए का, और उसके सामने डॉक्टर साहब आपका कैंसर इलर सेंटर रहेगा बागेश्वर धाम का। तो आई थिंक ये शायद मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। आई थिंक बजरंगबली की आशीर्वाद है कि हमें मौका मिला और इस तरीके से हम गरीबों की मदद कर पाए। आई मीन सही बात है, क्योंकि कैंसर को लेकर जो पहली चीज़ जहन में आती है कि इलाज बहुत महंगा है जी, गरीब आदमी मर जाता है। मेरी भी बड़ी इच्छा है कि वो गरीब आदमी जो संपन्न नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसका जीवन बच सके। क्योंकि मैं अभी एक पॉडकास्ट कर रहा था और मैंने किसी से पूछा कि भगवान ने किसके जीवन को सफल माना है गरुड़ पुराण के हिसाब से, तो उसमें बताया कि जीवन का 2 ही मकसद है कि जब आपकी मृत्यु होती है और आप इस लोक से उस लोक यमराज के पास जाएंगे तो यमराज आपसे केवल 2 सवाल पूछेंगे जी। पहला सवाल पूछेंगे कि क्या तुमने जिंदगी जी, तुम खुश थे? और दूसरा सवाल, अगर इस सवाल का आप हाँ करते हैं तो वो सवाल आएगा कि चलो तुम खुश थे, क्या तुमने अपने साथ साथ दूसरों को खुश करने की कोशिश की? यस। जिन्होंने किया उनको मोक्ष मिल जाता है, नहीं तो नरक की 28 सजाएं भुगतनी पड़ती हैं। अब ये मान्यता है, गरुड़ पुराण में जिक्र है, तो मेरे जहन में भी बात चल रही थी आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखकर कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने संपन्न बनाया है उस रास्तों के जरिए जहां पर अगर गरीब आदमी की एक इंसान की भी जिंदगी बच जाए हमारे आपकी वजह से जी, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा परोपकार है। और ये किसी के लिए नहीं, ये सिर्फ उस ईश्वर को शुक्रिया करने के लिए कि तुमने हमको संपन्न बनाया, तुम्हारे रास्ते में हम जरिया बने, या तुमने किसी के जरिए हमको बनाया आशीर्वाद देके, तो वो जरिया बढ़ता रहे, शायद इससे मानवता का विकास होता रहे। और अगर आप ग्रेटफुल हो, अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो रहते हो, अगर आप शुक्रगुजार रहते हो, तो आपको भगवान हमेशा मदद करता है। मुझे नहीं पता मैं कैसे इतने लाखों करोड़ों लोगों का मदद कर पा रहा हूँ, बट आई थिंक ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये जो ऊपर वाले ने हिम्मत देता है, वो इसलिए देता है कि आप निस्वार्थ काम करते हो। मैं क्यों आपसे करेक्ट हुआ? क्योंकि आपकी इंटेग्रिटी पॉजिटिव होती है, आप बहुत ईमानदारी से काम करते हो। आपको लोग इतना बोलते हैं कि आप कुछ भी कर दो, ये पॉडकास्ट कर दो, बट आप इंटेग्रिटी के साथ करते हो। और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे जो भी करना है बहुत ईमानदारी से करना है, ऑनेस्टी नहीं छोड़ूंगा, इंटेग्रिटी नहीं छोड़ूंगा। मैंने हमेशा ये कहा है। तो यही रीज़न है कि शायद भगवान मदद करता है, और जिस मरीज़ को छूते हैं वो नीयत अच्छी होती है, तो वो भगवान की दया से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्या हम आपको, क्योंकि मैंने बागेश्वर जी वाला कैंप देखा, बताओ ना आप क्या करना, बड़ा दिलचस्प मुझे लगा। तो मुझे लगा कि मेरा जन्मदिन आ रहा है और इस जन्मदिन से एक नई शुरुआत करते हैं 10 अप्रैल। अच्छा, और कितने साल के हो रहे हो आप? मैं इस बार 33 साल का हो जाऊंगा। वाह, तो चलिए फिर एक रिक्वेस्ट करूं, एक काम करते शुभांकर, आपके जन्मदिन पर आप 33 साल के हो रहे हो, इस साल से लेकर अगले साल तक 33 मरीजों का, जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो किसी भी तरीके के खाने पीने के भी उनके अफोर्डेबल नहीं हैं, जो किसी तरीके से अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनका हम कैंसर हीलर सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे। क्या बात! पूरे साल थ्रू आउट आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 33 मरीजों का, क्योंकि आप 33 साल के हो रहे हो, 33 मरीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करेंगे। आपके ऑफिस से मुझे बता दिया जाएगा कि ये गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता, सर्टिफाइड है, ही डजंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी। ना रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, ना मेडिसिन की फ़ीस देनी है, ना टेस्ट की फ़ीस देनी है, कुछ नहीं देना, और थ्रू आउट। और मैं तब तक हाथ नहीं छोड़ता जब तक वो मरीज़ रिकवर ना हो जाए। अगर ऊपर वाले ने उम्र दी है तो ऐसा नहीं होता कि रिकवर ना हो, नहीं दी तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जितना मेरे से सक्षम होगा उन 33 मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। देखिए, मैं फिर ये, क्योंकि बहुत बड़ा क्लेम आपने दोस्ती यारी में मेरे कर दिया है, लेकिन ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है। हाँ। हम समाज में अच्छा काम करने के नाम पर प्रचार नहीं करेंगे। नहीं, मैं प्रचार नहीं कर रहा, और ना ही मैं उन 33 मरीजों को लेके एजेंडा नहीं बढ़ाएंगे। मेरा एजेंडा नहीं होता, निस्वार्थ। हाँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि क्योंकि 33 अगर हम कह रहे हैं जी, तो फिर हम ये सुनिश्चित करें कि वो 33 जिंदगियां हम और आप मिलकर बचाएं जी। वो जिंदगियां जो मैं आप तक लाऊं। हाँ। और उसमें जो सहयोग हमसे बन पाए वो सहयोग हम भी करेंगे, चाहे उसके प्रचार प्रसार में, आर्थिक तौर पर, जैसे भी, लेकिन फिर ये हो कि 33 जिंदगियां बचें। देखिए, एक डॉक्टर ना एक दिन बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, ठीक है। बढ़ना घटना
लाइफ का नहीं है, लेकिन 33 मरीजों का जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनका इलाज ज़रूर होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उनकी रिपोर्ट्स में है कि वो नहीं बचेगा, लेकिन जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ जिंदगी में। ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन कैंसर में वो ये नहीं होगा कि पैसों के आर्थिक अभाव के चक्कर में उसने अपनी जिंदगी खो दी, ये नहीं होगा। कॉज ऑफ डेथ कॉस्ट कंसर्न नहीं होगी, मतलब आर्थिक कमी की वजह से किसी का इलाज नहीं होगा। नहीं, हम और आप मिलकर 33 लोगों 33 का मरीजों इलाज का। करेंगे। चलिए, कैंसर हीलर डॉक्टर तरंग कृष्णा और शुभांकर मिश्रा 33 जिंदगियां अगले 1 साल में बचाने की कोशिश करेंगे जिनके पास पैसा नहीं है, और फ्री इलाज करेंगे। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मतलब मैं चाहूंगा इसको हम दोनों ईमानदारी से अमल करें। ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा, और मैं इसको लोगों पे भी छोड़ देता हूं कि आप हमें बताइए, समाज के वो सबसे निम्न वर्ग के सबसे गरीब लोग जिन्होंने आस छोड़ रखी है, हाँ, उनकी जिंदगी हम बचाएं, जिनके पास आर्थिक तंगी है और जो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप 33 वो केस मत देना जो बिल्कुल हर तरफ से निराश हो चुके और आप सोचो कि मैं उनमें जान फूंक दूं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आर्थिक तंगी की वजह से वो इलाज नहीं करा पा रहे, कोई मजदूर, कोई गरीब बेटी, गरीब भाई, कुछ भी, कोई भी, लेकिन पैसा नहीं है और रुपया नहीं है इलाज कराने के लिए, उसको पैसों के अभाव में कैंसर में इलाज कराने में घबराहट नहीं होगी। शुभांकर मिश्रा एंड डॉक्टर तरंग कृष्णा और कैंसर हीलर सेंटर का ये प्रण रहेगा, 33 जिंदगियों को उसका हाथ थामेगी, उसका हाथ नहीं छोड़ेगी, और उसको कभी ये नहीं बोलना पड़ेगा कि आपको पैसे देने, आपको फीस देनी है। शायद एम्स में भी पर्चा बनाने के लिए फीस लगती है 10 रुपये 20 रुपये, हम लोग वो 10 रुपये भी नहीं लेंगे। मुझे लगता है सबसे अच्छा जन्मदिन होगा ये। इससे अच्छा नेक कार्य कोई नहीं होगा। और अगर हम ये कर ले गए तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत महान चीज़ है। कर लेंगे, और मैं आपको अगले पॉडकास्ट में वो लिस्ट दूंगा नंबर के साथ कि आप चेक कर लो ये 33 पेशेंट है। नहीं, हम चाहेंगे लोग भी फॉलो करें, लोग भी जो ये देख रहे हैं वो हमें सिर्फ इस बात के लिए ताली पीट के मत बताएं, वो भी ट्रैक करें, ताकि हम और आप इस चीज़ को जब करें तो वो दिखाई पड़े, अमल। यस। मुझे लगता है इससे अच्छा हाई नोट कोई नहीं हो सकता इस पॉडकास्ट को करने का। और उम्मीद करते हैं कि हमने आपने जो एक वायदा किया है समाज को वापस देने का, उस वादे पर हम भी उतरें और उसको अमल करें। और ईश्वर ने हमको आपको समर्थ बनाया है, तभी शायद आज हम और आप वेल अप टू डेट कपड़े पहन के घंटों बातें कर ले रहे हैं। दिल साफ है, ईमानदारी से काम करते हैं यहाँ पर हम, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी नहीं छोड़ते, और नीयत अगर अच्छी हो और ईमानदारी से अगर आप काम करो ना, भगवान साथ देता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब कर पाऊंगा, तो अगर 33 जिंदगियों में अगर मैं आपके साथ जुड़ पा रहा हूँ तो आई थिंक इससे अच्छा शायद भगवान ने ये मौका दिया है, एक जरिया बनाया है। और मैं हमेशा कहता हूँ शायद भगवान को किसी को ठीक करना होता है, वो किसी बहाने से हमारे पास भेज देता है। सही बात है। आपकी भी शुरुआत तो एक कमरे से ही हुई थी ना, 10 बाय 10 का एक कमरा था, वहाँ से मैंने अपना सेंटर शुरू किया था, और आज 30 और हम बेसमेंट में शुरू हुए थे। सोचिए, और भगवान देते चले गए, ईश्वर देते चले गए, वो ईश्वर ने कहीं जरिया बनाया होगा। तो ईमानदारी नहीं छोड़ी, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी नहीं छोड़ी, और नीयत साफ है। तो जब आपका नीयत साफ होती है कोई भी काम करने की ना, आपको भगवान हमेशा, और एक शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड, ये जो हम कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड के लिए है ना, कि नहीं चलो किसी बहाने से लोगों की मदद कर पाएं। और आपका जन्मदिन, आपकी ये सोच बहुत बड़ी है कि आपने सोच ली कि मुझे कैंसर मरीजों के लिए कुछ करना है अपने जन्मदिन। मुझे लगता है मैं आपको और बागेश्वर जी को जब मैंने साथ में देखा करते हुए वो काम जी, तो बड़ा इंस्पायरिंग था मेरे लिए। थैंक यू कि इस तरह से एक डॉक्टर की सब पैसा छापने के पीछे पड़े, लेकिन वहाँ पर जाकर, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी वो जो कैंसर हॉस्पिटल है वो प्रोजेक्ट हुआ, आपका वहाँ जाकर 3 महीने कैंप लगाना, ये बड़ा इंस्पायरिंग था। और अभी भी चल रहा है वो कैंप। कि पैसा कौड़ी तो हर आदमी कमा रहा है, उससे आगे जीवन में क्या जी, तो उससे आगे जीवन में 33 लोगों का ये इलाज। यस, छोटा नंबर है, भगवान करे इतनी सक्षमता है कि यही 333 में तब्दील हो, 3333 में तब्दील हो। लेकिन शुरुआत तो है, नीयत अच्छी है, और नीयत ही मेरे ख्याल से मायने रखती है। चलिए, बाकी हम लोगों को छोड़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि 33 तो ये सुधरेंगे, बाकी जो हमने सवाल जवाब किए हैं उसको सुनकर लाखों लोग ऐसे होंगे जो कैंसर की दहलीज तक नहीं पहुंचेंगे और बच जाएंगे। हमारे ख्याल से वो पॉडकास्ट करने का भी एक बड़ा ट्रिब्यूट वो हो जाएगा, क्योंकि हम और आप जो बातचीत कर रहे हैं, अगर इस बातचीत को किसी ने आधा भी अमल कर लिया, जैसे ब्रेड वाली अमल कर ली थी, मैंने खुद छोड़ी बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि उससे भी लाखों जिंदगियां अप्रत्यक्ष तौर पर बच रही हैं, जिनको नौबत ही नहीं आएगी। अगर लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है शुभांकर, आई थिंक इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब उसमें हमारा कोई स्वार्थ तो है नहीं, लोगों को डर लग रहा है
बट हमारा काम उनको इम्प्रूव करना है, उनकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना है। और ये मैंने तब नोटिस किया जब मेरे पास लगातार मरीज आ रहे थे और हर किसी की लाइफस्टाइल में एक ही चीज़ आ रही थी, वही सेम खान पान, वही सेम ब्रेड, वही सेम नेल पॉलिश, वही सेम खाना पीना, वही सब्जियां बिना धोए खाना। तो फिर मुझे लगा मुझे लोगों को अवेयर करना चाहिए, और अगर अवेयर करेंगे आई थिंक इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। मैं किसी कमर्शियल एंगल के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं नीयत साफ है, मैं लोगों को मदद करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे जुड़ा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और आशा करते हैं कि हमारे आपकी साथ है ये आगे भी लोगों को ऐसी अपडेट करता रहे, जागरूक करता रहे और समाज में हम और आप मिलकर अपना ही भूमिका निभाते रहे। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।